cellular regulation and safety. After that we have first completed the first disease condition, that is leukemia. leukemia मतलब क्या कि immature WBCs बहुत सारे हो गए हैं, उसकी वजह से जो बोन मैरो है वो मैच्योर WBCs, मैच्योर RBCs एंड मैच्योर प्लेटलेट्स नहीं फॉर्म कर पा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। क्यों होता है? तो जेनेटिक, वायरल, इम्यूनोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई रेडिएशन के एक्सपोजर से, केमिकल के या मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कौन सी एज पर डायग्नोस हुआ था, WBC काउंट क्या है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एंड ट्रीटमेंट। तीन ऑप्शंस है, रेडिएशन, कीमो एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। देन असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे थे कि जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन के साइंस दिखेंगे, ब्लीडिंग, अनीमिया के साइंस दिखेंगे, ब्लीडिंग के साइंस दिखेंगे, फिर भी जो चाइल्ड है वो फटीग हो जाएगा, एंड ऑल दिस सिम्टम्स देयर विल बी प्रेजेंट, एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, दिस विल बी प्रेजेंट। देन इन्फेक्शन, यस, जो भी पर्सन को ल्यूकेमिया होता है उनको तीन मेजर रिस्क होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन, अनीमिया, ब्लीडिंग, ये तीन मेजर रिस्क होते हैं। सो इन्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे? सो हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस लेंगे। हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वो हमने देखा था। तो दिस आर द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क है, उसको पे हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस लेंगे। हमने आईसीपी के साइंस भी देखे थे। अगर इन्फेंट है तो उसमें अगर आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, चिल्ड्रन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल साइंस क्या होगी अगर आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, लेट साइंस क्या होती है। लेट साइंस में आपको ये दो चीजें खास ध्यान रखनी है, डी सेरिब्रेट पोस्चर एंड डी कॉर्टिकेट पोस्चर। मोस्ट सीवियर इज डी सेरिब्रेट। डी सेरिब्रेट पोस्चर कब होता है? जब मिड ब्रेन जो इंजरी है, आईसीपी इंक्रीज हो गया है एंड इंजरी का असर भी सेंटर तक चला गया है, उसकी वजह से डी सेरिब्रेट पोस्चर होगा, एंड देयर विल बी एक्सटेंशन, सब कुछ एक्सटेंडेड हो गया होगा, बॉडी पोस्चर सब कुछ एक्सटेंडेड हो गया होगा। एंड डी कॉर्टिकेट पोस्चर मतलब फ्लेक्स पोस्चर, एंड दैट मीन्स कि जो सेरेब्रल पोर्शन है ब्रेन का वो डैमेज हुआ है, एंड पेशेंट एकदम फ्लेक्स पोजिशन में होगा। तो ये दो चीज आपको मेनली याद रखनी है। देन हमने ब्लीडिंग का रिस्क देखा था कि ल्यूकेमिया वाले पर्सन को ब्लीडिंग का भी रिस्क होता है। सो ऐसे पर्सन में आप ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लोगे। सो व्हाट आर द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू लिस्ट ऑल द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस orally, no, but whenever it is in front of you, you have to recognize that this is a bleeding precaution. तो आपको ये इतना पता होना चाहिए, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस किस में लेने हैं, क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फटीग भी एक प्रॉब्लम होता है इन ल्यूकेमिया, एंड पुअर इनटेक, पुअर फीडिंग भी एक प्रॉब्लम होता है इन ल्यूकेमिया। सो न्यूट्रिशन एंड फटीग रिलेटेड हमने देखा था कि क्या करना चाहिए। कीमोथेरापी, यस, कीमोथेरापी की वजह से एक तो ऑलरेडी ल्यूकेमिया की वजह से पर्सन को अनीमिया होता है, इम्यूनो सप्रेशन होता है एंड ब्लीडिंग रिस्क होता है, ऊपर से कीमोथेरापी देंगे एज अ ट्रीटमेंट तो और ज्यादा सप्रेस हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज, जो भी पर्सन है जो कीमोथेरापी ले रहा है, कोई भी चाइल्ड कीमोथेरापी ले रहा है, सो ऐसे चाइल्ड को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा फॉर द इन्फेक्शन। उसको इन्फेक्शन ना हो जाए वो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड अगर आपको कोई भी उनमें क्या होता है, कभी भी इन्फेक्शन होता है तो जो टिपिकल नॉर्मल साइंस होते हैं वो इजीली आपको नहीं देखने को मिलते हैं। सो समटाइम्स पता भी नहीं चलेगा कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, and that's why it is so important to identify the infection and protect them from infection, because children में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डेथ का रीजन है इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमने देखा था हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज मतलब कैंसर ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में कैंसर हो जाता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, उसको हम हॉजकिंस डिजीज बोलते हैं। हमने कॉमन साइट्स देखी थी कि कहाँ पर, कौन से साइट्स पर लिम्फेडिनोपैथी होगा, लिम्फ इन्वॉल्व होके स्वोलन हो जाएगी एंड कैंसर हो सकता है। सो हमने सारी कॉमन साइट्स देखी थी। ओके, देन उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? वी कैन ओनली डू
कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, देयर इज नो एनी सर्जरी फॉर हॉटकिन्स डिजीज। हम ये दो ही चीजें कर सकते हैं। फिर हमने असेसमेंट देखा था कि जो लिम्फ नोड्स होती है वो पेनलेस होती है, उसमें पेन नहीं होता है, सिर्फ वो स्वोलन हो जाती है। एंड जब आप उसको पाल्पेट करोगे वो आपको हार्ड फील होगी एंड यू कैन इजीली मूव, बाहर से ऐसे आप पकड़ कर मूव भी कर सकते हो। सबसे कॉमन साइट जो चाइल्ड है उसमें सबसे पहले जो सेंटिनल लिम्फ नोड है, जो सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, वो सेंटिनेटल नोड फर्स्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी होगा तो उसमें ड्राई कॉफिंग भी आपको देखने को मिलेगा। अगर एब्डोमिन लाइक रेट्रोपेरिटोनियल नोड्स अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एंड यस, अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम से बाहर मैलिग्नेंसी हो गई, हॉटकिंस डिजीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिम्फ नोड्स ही इन्वॉल्व होती है, लेटर ऑन एडवांस स्टेज में वो लिम्फ नोड से बाहर मतलब दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है कैंसर। तो अगर दूसरे ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हमें सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो हमने देखा था जब आप एक बायोप्सी का टेस्ट करोगे, सो जो सैंपल है उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी सैंपल में रीड स्टर्नबर्ग टेस्ट प्रेजेंट है, सो दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर द हॉटकिंस डिजीज। हॉटकिंस कैंसर मतलब कैंसर है, ऐसा हम कह सकते हैं। एनसीटी स्कैन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, वी नो दैट वी कैन ओनली गिव रेडिएशन थेरापी एंड कीमोथेरापी। सो समटाइम्स अगर न्यूली डायग्नोज है, मतलब अभी अभी हुआ है, सो डिपेंड्स कि डॉक्टर ओनली कीमो देंगे, ओनली रेडिएशन, या कॉम्बिनेशन के साथ भी दी जाती है। बट जब अगर वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है डिजीज, सो रेडिएशन के साथ साथ मल्टी की ड्रग कीमोथेरापी देनी पड़ती है। एंड ये जो कीमोथेरापी है उसकी वजह से अगेन एक रिस्क होता है, दैट इज पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, तीनों जो ब्लड सेल्स है वो कम हो जाएंगे। एंड हमें वो तीनों कम हो जाएंगे तो अगेन इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। सो हमें ऐसे पेशेंट्स में भी हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, न्यूट्रोपेनिक एंड ब्लीडिंग। फिर हमने रेडिएशन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट देखे थे कि जीआई ट्रैक्ट में अगर होता है तो कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, म्यूकोजल अल्सरेशन एंड डायरिया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एनोरेक्सिया के लिए हम प्रॉपर फ्लूइड एंड हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, वेट लॉस के लिए मॉनिटर करेंगे, एपेटाइट स्टिमुलेटर देंगे तो वो खाना खाए। नोजिया वॉमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन ना हो जाए वो देखना है। म्यूकोजल अल्सरेशन के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, माउथ रिंसेस करना है एंड एनेस्थेटिक दे सकते हो। डायरिया के लिए मेडिकेशंस देनी है, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी डायरियल, एंड डिहाइड्रेशन ना हो जाए वो देखना है। स्किन में एलोपेशिया दैट इज हेयर लॉस होता है तो हम एडवाइस कर सकते हैं चाइल्ड को कि वो विग पहने या फिर ऐसे रैप कर दे अपना हेड। एंड स्काल्प हाइजीन मेंटेन करनी है एंड कोल्ड वेदर में प्रॉपरली कवर करना है हेड को, बिकॉज वहां पर से लाइक ठंड ज्यादा लग सकती है। ड्राई या फिर मॉइस्ट स्किन हो जाए उसके लिए स्किन क्लीन करनी है, डेली माइल्ड सोप से क्लीन करना है। जो मार्किंग्स है रेडिएशन के वो रिमूव नहीं करने हैं। बहुत हार्श टेम्परेचर में, सनलाइट में, बहुत एक्सट्रीम हॉट है वहां पर एक्सपोज नहीं करनी है स्किन। एंड ड्राइनेस हो जाए तो ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करना है। सिस्टाइटिस के लिए एक ही चीज की जा सकती है, एंड प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना। जितना पानी ज्यादा पियोगे, उतना फ्रिक्वेंट वॉइडिंग करोगे, उतना सिस्टाइटिस होने का रिस्क कम हो जाएगा। एंड हीमेचुरिया के लिए मॉनिटर करना है। बोन मैरो में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, सो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज माइलो सप्रेशन। तो हमें फीवर के लिए मॉनिटर करना है, अगर है तो एंटीबायोटिक दोगे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। देन सपोजिटरीज और वो सब नहीं ऐड करना है ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। न्यूट्रोपेनिक ब्लीडिंग प्रिकॉशंस दोनों रखोगे एंड अनीमिया के भी साइंस आप देखोगे। फिर हमने देखा था विल्स ट्यूमर। विल्स ट्यूमर इज आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। इट इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर दैट हैपेंस ऑन द किडनी एंड 3 इयर्स इज द पीक एज, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एंड इसके 3 ऑप्शंस है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कीमोथेरापी, रेडिएशन एंड सर्जरी करके हम वो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं या कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं। जिसको भी नेफ्रोब्लास्टोमा है उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो एब्डोमेन पर एकदम स्वेलिंग दिखेगा आपको, एंड जो मांस है वो थोड़ा हार्ड होगा, पेन नहीं होगा, एंड एक ही जगह पर हो सकता है, एंड बहुत डीप होगा वो फ्लैंक में। यूरिनरी रिटेंशन, हिमेचुरिया या दोनों हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, पेलर, हाइपरटेंशन,
वेट लॉस एंड सिम्टम्स, अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। प्री ऑपरेटिव, हम हमें पता है कि एक ऑप्शन सर्जरी है, सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या करने हैं, ब्लड प्रेशर खास ध्यान रखना है एंड मेक श्योर कि आप गलती से भी पाल्पेट ना करो एब्डोमेन। तो जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट है उसके बेड पर एक बड़ी साइन लगा देनी है, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन, एंड उसकी गर्थ जो है वो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली लेते रहनी है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद फिर से आपको टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो गया है, यूरिन आउटपुट कैसा है वो सब मॉनिटर करोगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए चेक करोगे, सो अगेन एब्डोमिनल गर्थ लोगे। द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज never palpate the abdomen with the child who is suffering from of the child who is suffering from Wilms tumor. Never, make sure मिस्टेक से भी आप palpate ना करो। जब भी आप ऐसे चाइल्ड को बात करवाते हो, मूव करते हो, हैंडल करते हो, कुछ भी करते हो उसके साथ, ड्रेसिंग चेंज करो या कुछ भी करो, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल गर्थ भी ले रहे हो, सो बी वेरी कॉशियस, गलती से भी एब्डोमेन पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर ट्यूमर जो है वो ब्रेक हो गई सो पूरी बॉडी में कैंसर फैल सकता है थ्रू ब्लड, थ्रू लिम्फेटिक चैनल एंड डायरेक्टली थ्रू आउट द एब्डोमेन, वो स्प्रेड हो सकता है पूरी बॉडी में। सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट नेवर palpate the abdomen. आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, इफ यस देन यू कैन मैसेज मी। So let's start. New condition for today, that is neuroblastoma. The neuroblastoma word, न्यूरो मतलब है तो इट डजंट मीन कि वो ब्रेन रिलेटेड है। न्यूरोब्लास्टोमा वर्ड इसीलिए दिया गया है कि जब कोई भी फीटस, कोई भी बेबी अगर मदर के वूम में ग्रो हो रहा है, सो ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक फेज, जब उसके ऑर्गन सब कुछ डेवलप होता है, सो वी नो कि देयर आर डिफरेंट ट्यूब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो एकदम सीड जैसा होगा, सीड में से वो ट्यूब जैसा होता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। सो जो ये न्यूरल ट्यूब है जिसमें से बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म होंगे, फ्यूचर में वो ट्यूब में से एड्रिनल ग्लैंड एंड लाइक रेट्रोपेरिटोनियल सिंपैथेटिक चेन, जो सारी पूरी एक सिंपैथेटिक चेन होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, वो सब कुछ डेवलप होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सो वो ट्यूब में कुछ डिफॉर्मिटी थी, उसकी वजह से जो चाइल्ड बड़ा हो गया तो उसको उसमें कैंसर हुआ है, दैट्स वाई उसका नेम दिया गया है न्यूरोब्लास्टोमा। इट इज नॉट लाइक कि हाँ ब्रेन में ट्यूमर है तो उसको न्यूरोब्लास्टोमा बोलेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। Let's study neuroblastoma. Neuroblastoma is a tumor that originates from the embryonic neural crest cells that normally give rises to the adrenal medulla and sympathetic ganglia. Yes, जब जो बेबी होता है, जो मदर की वुम्ब में होता है, जब वो एम्ब्रियो होता है, तब एक ट्यूब होती है, दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल ट्यूब, उसमें से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। बट वो ट्यूमर में सेल्स एबनॉर्मल हो गए हैं, वो चाइल्ड बड़ा हो गया है ना, उसको उसमें कैंसर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूरोब्लास्टोमा। ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है उसमें से क्या बनता है, तो एड्रिनल मेड्यूला, जो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसके अंदर का पोर्शन, बाहर का कॉर्टेक्स से अंदर मेड्यूला है, तो उसमें से एड्रिनल मेड्यूला बनता है। पूरा सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया मतलब उसमें स्पाइनल कॉर्ड आ गया, सब नर्व्स भी आ गए, सो ये सब चीजें उसमें से बनती है। सो यहाँ में इसमें से कहीं पे भी ट्यूमर होगी तो हम उसको बोलेंगे न्यूरोब्लास्टोमा, बिकॉज द origin of this tumor is the neural tube, neural crest में से origin हुआ है। Most tumors develop in the adrenal gland or the retroperitoneal sympathetic chain. Other sites may be within head, neck, chest and pelvis. Yes. सबसे कॉमन न्यूरोब्लास्टोमा कहाँ पर होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड में या फिर रेट्रोपेरिटोनियल सिंपैथेटिक चेन, जो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की पूरी चेन होती है जो हेड से लेकर नीचे तक के सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, वहां पर हो सकती है। एंड अदर साइड्स क्या है, तो हेड में भी हो सकती है, नेक में भी हो सकती है, चेस्ट में एंड पेल्विस में, मतलब पूरी एक चेन है। सो अगर वो चेन में नहीं है तो आजू बाजू के कोई भी ऑर्गन्स में हो सकती है। सो दिस आर द साइट्स जहां पर न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है, ये ट्यूमर हो सकती है। Most children present with neuroblastoma before 10 years of age. Yes, neuroblastoma 10, अगर किसी चाइल्ड का जब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था तभी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गए, तो 10 years से पहले ही उसको न्यूरोब्लास्टोमा डेवलप हो सकता है एंड उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि द चाइल्ड इज हैविंग सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा।
Most presenting signs are caused by the tumor compressing the adjacent normal tissues and organs. Yes, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है ये ट्यूमर के। साइन एंड सिम्टम्स कैसे है कि जहां पर भी ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड पर ट्यूमर है, तो अगर ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर को वो कंप्रेस करेगी, किडनीज पर भी प्रेशर होगा तो सिम्टम्स किडनीज रिलेटेड होंगे। अगर कहीं और है, लाइक नेक में है, तो नेक में अगर गलती से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स होंगे। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पर है ट्यूमर, कौन सा ऑर्गन, कौन से आजू बाजू के टिश्यूज कंप्रेस हो रहे हैं। जो भी टिश्यूज, जो भी ऑर्गन कंप्रेस होंगे, साइन एंड सिम्टम्स वो सिस्टम रिलेटेड होंगे। Diagnostic evaluation is aimed at locating the primary site of the tumor, analyzing the breakdown products excreted in the urine, namely vanillin, vanillyl mandelic acid and vanillic acid, dopamine and norepinephrine. Permits detection of suspected tumor before and after medical surgical intervention. Yes, इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हम जो भी पर्सन को हमें लगता है, डाउट लगता है कि उसको न्यूरोब्लास्टोमा है, तो हम डायग्नोसिस किस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सो मेन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मेन गोल क्या है, हमें प्राइमरी साइट पता चले। इसमें ऐसा होता है कि मेटास्टेसिस बहुत कॉमन है, बट प्राइमरी सबसे पहले ट्यूमर कहाँ ओरिजिन हुई थी, कहाँ से चालू हुई, वो आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाता है। एंड उससे पता चलेगा कि ट्यूमर एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से हुई थी। एंड फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। ये जो ट्यूमर होती है ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। वो केमिकल्स सिक्रीट करने से आपको पता चलेगा कि ट्यूमर कितनी बड़ी है, कितनी लाइक स्ट्रोंग है, कितनी छोटी हुई है, कितनी बढ़ रही है, वो आपको पता चलेगा। सो ये सारे जो केमिकल्स हैं, लाइक वेनिलिन वेनिलिन vanillyl mandelic acid and homovanillic acid, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो सारे केमिकल्स हैं वो यूरिन में से निकलते हैं बॉडी के बाहर। तो डॉक्टर क्या करेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे और ये सारे केमिकल्स अंदर टेस्ट करेंगे। जितने ये केमिकल्स ज्यादा उतनी वो ट्यूमर बड़ी, जितने ये केमिकल्स कम उतनी वो ट्यूमर की साइज छोटी। सो ये एनालाइज करते हैं बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। बिफोर सर्जरी क्यों, कि डॉक्टर को पता चले कि इतनी ट्यूमर है। फिर आफ्टर सर्जरी भी फिर से किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि अभी ट्यूमर कम हो रही है या नहीं, धीरे धीरे उसका सिक्रेशन कम हो रहा है या नहीं, उसके लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। The prognosis is poor because of frequency of invasiveness of the tumor and because in most cases the diagnosis is not made until the metastasis has occurred. The younger the child at diagnosis, the better the survival rate. Yes, ये जो किसी भी चाइल्ड को अगर न्यूरोब्लास्टोमा हो गया है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। देयर आर लेस चांसेस कि वो ठीक हो जाए। क्यों, बिकॉज ये ट्यूमर है वो फ्रिक्वेंटली इन्वेजिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रिलैप्स ज्यादा होता है, इन बहुत सारे ऑर्गन्स में वो चली जा सकती है, मेटास्टेसिस ज्यादा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द प्रोग्नोसिस इज पुअर। बट अगर जितना यंग एज में पता चल जाएगा उतने सर्वाइवल रेट ज्यादा होंगे, बिकॉज यंग एज में पता चल गया मतलब अभी ट्यूमर स्टार्ट ही हो रही है, अगर आप तभी निकाल दोगे सो मेटास्टेसिस के रिस्क कम हो जाएंगे। सो जितनी जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी डायग्नोस होगा, उतने सर्वाइवल रेट ज्यादा होंगे। बट अगर नहीं पता चलता है, बिकॉज डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके साइन एंड सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब तक वो ग्रो होके पूरा मेटास्टेसिस हो जाएगा पूरी बॉडी में, तब पता चलता है कि द पीडियाट्रिक पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोब्लास्टोमा। एंड उसके बाद प्रोग्नोसिस इज सो पुअर। ओके, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो इसका, ये ऐसी ट्यूमर है तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सर्जरी की जा सकती है, बट लेट्स स्टडी क्या है उसमें कंडीशंस और क्या ध्यान रखना है। Surgery is performed to remove as much of the tumor as possible and to obtain the biopsy specimens in the early stages. Complete surgical removal of tumor is the treatment of choice. Yes.
उसकी सर्जरी की जा सकती है। एंड सर्जरी क्यों करते हैं, जितना हो सके उतना जो ट्यूमर वाला है, बैड पोर्शन है, जो खराब सेल्स है, जितना हो सके उतना हम निकालने का ट्राई करते हैं। एंड उसमें से फिर बायोप्सी भी करते हैं। जितना अर्ली स्टेज में आप सर्जरी करोगे, तो ट्यूमर अभी छोटी है, सो हम लाइक पूरी ट्यूमर अर्ली स्टेजेस में सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर इज द बेस्ट चॉइस। आप पूरी ट्यूमर निकाल सकते हो। जितना स्टेज एडवांस होता जाएगा, सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सो अर्ली स्टेज में सर्जिकल रिमूवल इज द चॉइस। सर्जरी यूजुअली इज लिमिटेड टू बायोप्सी इन द लेटर स्टेजेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मेटास्टेसिस। यस, जैसे जैसे स्टेज एडवांस होगा, एक्सटेंसिव स्टेज में पहुंच जाएगा, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में, तब सर्जरी क्यों की जाती है, ओनली टू टेक द सैंपल ऑफ द सेल टू डायग्नोस कि हाँ ये ट्यूमर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। बिकॉज पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस हो सकता है, ये न्यूरोब्लास्टोमा से बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस हो जाएगा। तो आप कितनी जगह सर्जरी कर कर रिमूव करोगे, जितना रिमूव करेंगे वो स्प्रेड होता ही जाएगा। जब लेटर स्टेज में क्या होता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल लीवर इन्वॉल्व हो गया, तो लीवर में से एक सैंपल लेके आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ लीवर इन्वॉल्व हो गया है, मेड्यूला है, लंग्स है, जो भी इन्वॉल्व है उसका एक सैंपल लेके हम कर लेते हैं। बाकी उसमें कुछ सर्जरी करके हम रिमूव नहीं कर सकते ट्यूमर। रेडिएशन इज used commonly with the later stage disease and provides palliation for the metastatic lesions in bone, lungs, liver and brain. Yes, अगर लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो हम सर्जरी करके रिमूव नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, रेडिएशन ही दे सकते हैं। रेडिएशन एज अ पैलिएटिव केयर, बिकॉज बहुत जगह पर मेटास्टेसिस हो गया है, लाइक बोन्स, लंग्स, लीवर, ब्रेन, सब जगह पर चली गई है वो ट्यूमर। सो सारी जगह पर सर्जरी करके रिमूव करना इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम ऐसे पेशेंट्स को रेडिएशन थेरापी ही देंगे कि एटलीस्ट वो ग्रोथ कंट्रोल रहे और ज्यादा सिम्टम्स ना बढ़े। एंड पैलिएटिव केयर, जब तक वो जी रहा है तब तक उसको लेना पड़ेगा। कीमोथेरेपी इज यूज फॉर एक्सटेंसिव लोकल और डिसेमिनेटेड डिजीज। यस, कीमोथेरेपी क्यों यूज करते हैं, जब लाइक हमें बहुत सारी जगह पर हमें मेडिसिन पहुंचानी है, तो डायरेक्टली ब्लड में अगर कीमोथेरेपी दे देंगे तो पूरे बॉडी में डिसेमिनेटेड हो गया है। डिसेमिनेटेड का मतलब पूरा स्प्रेड हो जाना। लोकल होता है तब भी हम कीमो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एड्रिनल किडनीज में है तो हम आईवी से दे देंगे तो किडनी तक भी जाएगा, एंड पूरी बॉडी में स्प्रेड है तो ब्लड से पूरी बॉडी में भी वो ड्रग्स जा सकती है। सो लोकल है या फिर डिसेमिनेटेड है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, दोनों के लिए हम कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। सर्जरी की जा सकती है बट अर्ली स्टेज में। लेटर स्टेज में सर्जरी इज नॉट प्रिफरेबल एंड नॉट पॉसिबल, सो उसमें रेडिएशन एंड कीमो ही दिया जाता है। असेसमेंट, जो भी पर्सन को न्यूरोब्लास्टोमा है तो वो पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, फर्म नॉन टेंडर इरेग्युलर मास इन द एब्डोमेन दैट क्रॉसेस द मिड लाइन। यस, अगर उसने फर्स्ट ओरिजिन जो कॉमन है दैट इज एड्रिनल मेड्यूला, सो मेड्यूला में अगर ट्यूमर होगी, सो इफ वो आपको अगर पाल्पेशन करोगे तो कैसा लगेगा, दिस इज द एब्डोमेन, दिस इज द अम्बिलिकस, एंड वी अज्यूम दैट दिस इज द मिड लाइन, ये मिड लाइन है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। सो वो जो ट्यूमर है, जब आप ऐसे पाल्पेशन करोगे तो आपको कुछ हार्ड फील होगा, नॉन टेंडर होगा, मतलब टच करने पर पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होगा। एंड एकदम सर्क्यूलर ऐसा मास नहीं है, इरेग्युलर शेप का मास है जो मिड लाइन क्रॉस कर रहा है। वी नो द किडनीज आर लोकेटेड लाइक दिस, ऐसे दो अलग अलग तरफ होती है, बट जो मेड्यूला है वो ट्यूमर इतनी बड़ी हो गई है कि उसने मिड लाइन भी क्रॉस कर ली है, लाइक दिस। इतना बड़ा आपको मास फील हो सकता है। urinary frequency और retention from compression of kidney, ureter and bladder. Yes, sometimes वो ट्यूमर इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और रिटेंशन भी होता है। क्यों, बिकॉज वो किडनी को भी कंप्रेस कर रही है, यूरेटर को भी एंड ब्लैडर को भी कंप्रेस कर सकती है। लिम्फेडिनोपैथी स्पेशली इन द सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर एरियाज, ये सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर एरिया है पूरा ये, तो उसमें लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं। बोन पेन इफ स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट, अगर वो मेटास्टेसिस होके बोन्स तक चला गया है तो बोन पेन होगा, जो भी ऑर्गन में जाएगा उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। सुप्रा ऑर्बिटल एकाइमोसिस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड एक्स ऑप्थेल्मोस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन
ऑफ रेट्रोबल्बुलर सॉफ्ट टिश्यूज। अगर वो आईज तक, जो आईज के जो नर्व सप्लाईज हैं, जो पीछे के जो टिश्यूज होते हैं, दैट इज रेट्रोबल्ब्यूलर बल्ब रेट्रोबल्बर सॉफ्ट टिश्यू, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आईज के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। कैसे? सो पूरा ये सुप्रा ऑर्बिटल एकाइमोसिस, यहाँ पर लाइक ब्लीडिंग हो गया होगा, ऐसा दिखेगा आपको। पूरा पेरी ऑर्बिटल एडिमा, आई स्वोलन दिखेगी, एंड एक्स ऑप्थेल्मोस दिखेगा। एक्स ऑप्थेल्मोस मतलब पूरे आई बॉल है वो पूरा ऐसे बाहर निकल गया हो ना, ऐसा दिखता है। लाइक ऐसा लगेगा कि बड़ी बड़ी आंखें हो गई, ऐसे बाहर आ गई है। so, ऐसा साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा जब आईज इन्वॉल्व हो जाएगी ये कैंसर में। पेलर, वीकनेस, इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया दिखेगा पेशेंट में। एंड अनदर थिंग इज वेट लॉस। साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, अगर थोरेसिक में चली गई है, मेटास्टेसिस होकर थोरेसिक कैविटी में लंग्स में चले गए हैं, तो लंग्स रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। अगर इंट्राक्रेनियल लीशन हुआ है, मतलब नर्व से ब्रेन तक चला गया है, तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो सकता है। पैरालिसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई है एंड वो कंप्रेस हो जाएगी तो उसमें से पैरालिसिस भी हो सकता है, सो दैट विल आल्सो बी अ साइन। इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि ये जो भी ऑर्गन के आसपास होगी उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे आपको। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करना है? चलो, अगर हमें सर्जरी करके रिमूव करना है ये न्यूरोब्लास्टोमा अर्ली स्टेज में है, तो सर्जरी से पहले आपको क्या इंटरवेंशन करनी होगी? मॉनिटर फॉर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ ट्यूमर। यस, साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करो, जो भी, जहां पर भी ट्यूमर है, एड्रिनल है, लंग्स है, ब्रेन है, कहीं पर भी बोन्स है, जहां पर भी ट्यूमर है उसके साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करो, देखो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, चाइल्ड एंड पेरेंट्स दोनों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है? सॉरी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ द सर्जरी। यस, जो भी ऑर्गन पे आपने सर्जरी की है वो ऑर्गन में कैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसके रिलेटेड आपको मॉनिटरिंग करना है। किडनी है तो कॉम्प्लिकेशन वुड बी यूरिनरी रिटेंशन, ब्रेन है तो आईसीपी एक प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स है तो न्यूमोनिया, एटिलेक्टेसिस। तो जो ऑर्गन पर सर्जरी की है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एंड उसको ज्यादा मॉनिटर करना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन इफ प्रिस्क्राइब्ड। कीमो एंड रेडिएशन अगर दिया है तो उसके वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? पेनसाइटोपेनिया हो सकता है। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस, रेडिएशन के एडवर्स इफेक्ट हमने देखे थे, सो वो मॉनिटर करो। प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेरेंट्स, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मेनी पेरेंट्स फील गिल्ट फॉर नॉट हैविंग रिकॉग्नाइज्ड साइंस इन द चाइल्ड अर्लियर। यस, पेरेंट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड उनको एनकरेज करना है कि उनको जो भी फील हो रहा है वो हमारे साथ शेयर करें, हमें बताए। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स को क्या होता है, गिल्ट फील होता है कि हमने ये अर्ली क्यों नहीं पता लगाया, हमें अर्ली पहले क्यों नहीं पता चला कि ये चाइल्ड को ऐसा है। बिकॉज जितना लेट पता चलेगा उतने बचने के चांसेस, प्रोग्नोसिस इज पुअर, सो उनको ये गिल्ट रहेगा। रिफर पेरेंट्स टू अप्रोप्रिएट कम्युनिटी सर्विस, हमें पेरेंट्स को एक प्रॉपर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस क्यों? बिकॉज ये पैलिएटिव केयर है, ये जब तक जिएगा तब तक उसकी ये ट्रीटमेंट चालू रहेगी एंड उसको और भी सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ेगी। सो उसकी वजह से वी हैव टू we have to refer the parents to the appropriate community services. Okay, so that is all about न्यूरोब्लास्टोमा। दैट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेन ओनली, जो न्यूरल ट्यूब है उसका है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि न्यूरोब्लास्टोमा है सो कैंसर ऑफ द ब्रेन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट इज ऑस्टियोसार्कोमा। नाउ ये वर्ड का मतलब सेम है, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो वर्ड इज फॉर बोन्स। सो बोन्स का कैंसर हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। उसका दूसरा नेम है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। बोन्स में से ओरिजिनेट हो रही है जो ट्यूमर उसको बोलेंगे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। द मोस्ट कॉमन बोन कैंसर इन द चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। यस, सबसे कॉमन कैंसर, बोन का सबसे कॉमन कैंसर ये होता है, दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा, चिल्ड्रन से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Cancer usually is found in the metaphysis of the long bones, especially in the lower extremities, which most with most tumors occurring in the femur. Yes, we know कि जो bone होता है
उसके फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज डाइफाइसिस। ये जो बीच का पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बोन है, फीमर बोन ले लेते हैं, ऐसे फीमर बोन है, ये फीमर बोन है। सो जो बीच का पोर्शन होता है, ये जो सेंटर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज डायफाइसिस, एंड जो ऊपर के दो पोर्शन होते हैं, ये दोनों पोर्शन, इसको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। सो ये जो कैंसर होता है वो मेटाफाइसिस में ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब सेंटर में नहीं, पेरीफेरी में, बोन के पेरीफेरी में ज्यादा होता है। और वो भी कौन से बोन्स? लॉन्ग बोन्स, एंड स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा होता है, मतलब हाथ में कम देखने को मिलेगा, पैरों में ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड सबसे कॉमन बोन जो इन्वॉल्व होता है दैट इज फीमर, सबसे कॉमन वो है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमर में हो सकता है। आई हैव सीन वन पेशेंट जिसको ऑस्टियोसार्कोमा था ऑफ टीबिया, टीबिया बोन का ऑस्टियोसार्कोमा था। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमर में होगा, बट वो सबसे कॉमन है, फीमर में सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। सो this is the osteosarcoma. The peak age of incidence in the children occurs between the age 13 and 16 years. सबसे ज्यादा लाइक आपको पता चलेगा हाईएस्ट इंसिडेंस कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। सो 16, 13 से 16 के बीच में जो एज है, तब आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ऑस्टियोसार्कोमा। सिम्टम्स इन द अर्लीस्ट स्टेज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू एक्सट्रीमिटी इंजरी और नॉर्मल ग्रोइंग पेन। यस, अर्ली स्टेज में जैसे जैसे ऑस्टियोसार्कोमा हो रहा है, सो उसके सिम्टम्स है ना, ऑलवेज सब मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। मिसअंडरस्टूड कैसे कर लेते हैं कि कुछ इंजरी हुई होगी, चलो बच्चा खेल रहा था और उसको इंजरी हो गई, तो इंजरी की वजह से पेन हो रहा है, ऐसा लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, मिस इंटरप्रीट कर लेंगे। या फिर ऐसा बोलेंगे कि नॉर्मल ग्रोइंग पेन्स है, बढ़ रहा है, बच्चा ग्रो हो रहा है, चाइल्ड ग्रो हो रहा है, तो ग्रोथ होने की वजह से पेन हो रहा है। सो ऐसा लाइक वो लोग ऐसे रिलेट करते हैं, एंड ये प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट गुड थिंग, बट ऐसा हो सकता है। लाइक मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा बोलकर ध्यान नहीं देते वो लोग। ट्रीटमेंट में इंक्लूड सर्जिकल रिसेक्शन दैट इज लिम्ब साल्वेज प्रोसीजर टू सेव द लिम्ब, और रिमूव अफेक्टेड टिश्यू, और एम्प्यूटेशन। यस, उसकी सर्जरी की जा सकती है। ऑस्टियोसार्कोमा होगा तो उसकी सर्जरी भी की जाती है, कीमो एंड रेडिएशन। सो इसमें भी तीन ऑप्शन है। सर्जरी कैसे की जा सकती है? सो लिम्ब सैल्वेज किया जा सकता है, अफेक्टेड टिश्यू रिमूव किया जा सकता है, या फिर एम्प्यूटेशन, तीनों चीज की जा सकती है। लिम्ब सैल्वेज मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है, दिस इज द लेग, ये पेशेंट का लेग है, दिस इज द नी, एंड फीमर बोन में, यहाँ फीमर बोन, जस्ट ओके, दिस इज द लेग ऑफ पेशेंट, ये नी है, एंड उसको फीमर बोन में, ये फीमर बोन है, और यहाँ पर कैंसर है। चलो, तो डॉक्टर ने क्या किया, पूरा फीमर बोन निकाल दिया। हमें लेग उसका कट नहीं करना था, हमें लिम्ब को बचाना है। लेग उसका कट नहीं करना है, हमें लिम्ब को बचाना है। सो डॉक्टर क्या करेंगे, ये पूरा फीमर आर्टिफिशियल फीमर से रिप्लेस कर देंगे। आपने देखा है ना, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो पूरा नी निकाल कर आर्टिफिशियल नी डाल देते हैं। पूरा जो एसिटाब्यूलम कैविटी से जो हेड ऑफ द फीमर है वो निकालकर पूरा आर्टिफिशियल एसिटाब्यूलम कैविटी एंड हेड ऑफ द फीमर डाल देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, डॉक्टर पूरा फीमर निकाल देंगे एंड आर्टिफिशियल फीमर इंसर्ट कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज लिम्ब साल्वेज, उसमें लिम्ब पूरा बच जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो बोन है, जो अफेक्टेड पोर्शन है, मतलब इतना अफेक्टेड पोर्शन है तो इतना बोन रिमूव कर देंगे एंड उतना ही रिप्लेस करेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द रिमूवल ऑफ अफेक्टेड टिश्यू। एंड थर्ड इज एम्प्यूटेशन, जितना भी बोन खराब है, इतना खराब है तो डॉक्टर यहाँ से कट कर देंगे। अगर टीबिया में डैमेज है, यहाँ पर डैमेज है, तो पूरा नी से कट कर देंगे। सो जितना खराब है उतना पूरा काट के निकाल ही देंगे, लिम्ब भी सेव नहीं होगा, पैर भी काट के निकाल देंगे along with the bone. So these are the three options. Chemotherapy is used to treat the cancer and may be used before and after surgery. Yes, chemotherapy भी यूज की जा सकती है, सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी दी जाती है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो, एंड सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है। असेसमेंट, जो भी बेबीज को, जो भी चिल्ड्रन को ऑस्टियोसार्कोमा है, उसमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखेंगे आपको? So localized pain at the affected side may be severe or dull, that may be attributed to trauma, or the vague complaint of growing pain. Yes, सब जो भी अफेक्टेड साइड है, जो भी बोन में ट्यूमर है, लाइक फीमर है, टीबिया, फिब्यूला, कहीं पे भी
ट्यूमर है, जो भी बोन अफेक्टेड हुआ है, वहां पर बहुत सीवियर या फिर डल पेन होता रहेगा। एंड समटाइम्स उसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया जाता है, विद द ट्रॉमा इंजरी की वजह से पेन हो रहा है, ऐसा इंटरप्रेट किया जा सकता है। सबसे वेग कंप्लेन, वेग मतलब जो ऐसा बोले ना कि बेसलेस है, कोई सेंस ही नहीं बनता है ऐसी बात का, वैसी कंप्लेन की जाती है कि हाँ ग्रो हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोइंग पेन, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। पेन ऑफन इज रिलीव्ड बाय फ्लेक्स्ड पोजीशन, यस, जब चाइल्ड फ्लेक्स्ड पोजीशन में आएगा तो वो पेन रिलीव हो जाएगा। पाल्पेबल मास आपको फील होगा जब आप पाल्पेशन करोगे वो बोन पर, तो ज्यादा ट्यूमर बड़ी हो गई होगी। सो बोन का ऐसा आपने देखा है कि कभी बोन ओवर ग्रोथ होता है, सो कैसा फील होता है, जस्ट लाइक दैट, बट ये ट्यूमर है, ये कैंसरियस है, तो वो भी फील होगा, मास आप पाल्पेट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, लिम्पिंग इफ वेट बियरिंग लिम्ब इज अफेक्टेड, यस। अगर किसी का वेट बियरिंग लिम्ब मतलब कोई चाइल्ड है जो फॉर एग्जाम्पल राइट लेग पर ज्यादा मतलब वेट देकर चलता है, और राइट लेग में ही उसको ऑस्टियोसार्कोमा है, सो वो बहुत ज्यादा ऐसे वजन नहीं देगा बिकॉज उसको पेन होगा, तो वो लिंपिंग करेगा, ऐसे लंगड़ा कर चल रहा हो तो कैसा चलता है, एक पैर रखते हो बट पेन होता है, तो हम ज्यादा वेट नहीं देते और डायरेक्टली दूसरा पैर रख देते हैं, सो ऐसे लिंपिंग उसका गेट होगा। प्रोग्रेसिव लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एंड द चाइल्ड कर्टेलिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, धीरे धीरे उसकी रेंज ऑफ मोशन भी कम होती जाएगी ड्यू टू बोन इन्वॉल्वमेंट। एंड चाइल्ड खुद से भी फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करेगा, बिकॉज वो कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है, सो वो खुद से ही अवॉइड करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा ही नहीं। Child may be unable to hold heavy objects because of their weight and resultant pain in the affected extremities. Yes, वो heavy weight भी lift नहीं कर पाते because जैसे heavy weight lift करेंगे उसकी वजह से पेन होगा, so that's why वो heavy lift भी weight नहीं कर पाते। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अकर एट द ट्यूमर साइट, जहां पर भी ट्यूमर है, जो भी जगह पर ट्यूमर हुई है, वहां पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब जो कैल्शियम है वो वॉश ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं और वहां पर फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। किसी रीजन की वजह से हो रहा है, ट्यूमर की वजह से अननेसेसरीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। नेक्स्ट लेट्स सी द इंटरवेंशंस में वी ऑलरेडी नो कि देयर आर ओनली थ्री मेथड, सर्जरी, कीमो एंड रेडिएशन। सर्जरी कैसे करोगे, सो प्रिपेयर द चाइल्ड एंड फैमिली for prescribed treatment modalities, which may include surgical resection by limb salvage, remove affected tissue, amputation and chemotherapy. Yes, हमें चाइल्ड और फैमिली मेंबर्स को सबको लाइक प्रिपेयर करना है कि कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी प्रिस्क्राइब की है, फॉर एग्जांपल सर्जिकल सर्जरी करनी है तो लिम्ब साल्वेज करना है, बाहर से कंप्लीट होगा, अंदर से पूरा बोन चेंज कर दिया है, तो लिम्ब साल्वेज करना है, या फिर सिर्फ अफेक्टेड टिश्यू रिमूव करना है, या पूरा एम्प्यूटेशन करना है, कीमो, जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स। कम्युनिकेट ऑनेस्टली विद द चाइल्ड एंड फैमिली एंड प्रोवाइड सपोर्ट, यस, हमें ऑनेस्टली बात करनी होगी कि ये सिचुएशन है, वी कैन नॉट गिव द फॉल्स आइडिया, ऐसा नहीं दे सकते। इन इंग्लिश रिमेम्बर दिस थिंग, वी कैन नॉट से सम पेशेंट लाइक दिस कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, इट इज कॉल्ड एज फॉल्सिफाइंग, ऐसा झूठ झूठ मूठ का दिलासा हम नहीं दे सकते, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रिपेयर फॉर प्रोस्थेटिक फिटिंग एज नेसेसरी, अगर चलो एम्प्यूटेशन करवाया है तो एम्प्यूटेशन के बाद उसको प्रोस्थेटिक लेग यूज करना होगा, तो वो भी उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। असिस्ट द चाइल्ड इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ इमेज, अगर किसी चाइल्ड को ऐसा पता चले कि उसका पैर काट दिया जाएगा तो उसको लाइक सेल्फ इमेज के बारे में थोड़ा ज्यादा वो कंसर्न हो जाएगा, सो उसको हेल्प करो कि कैसे डील करना है, ये सेल्फ इमेज जो भी हुआ है उसको कैसे डील करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको आपको हेल्प करना पड़ेगा। Instruct the child and parents about the potential development of phantom limb pain, which may occur after amputation. It is characterized by tingling, itching, and painful sensation in the area where the limb was amputated. Yes. हमें
चाइल्ड को और पेरेंट्स को दोनों को इंस्ट्रक्ट करना है कि फेंटम लिम्ब पेन हो सकता है। एंड व्हाट इज फेंटम लिम्ब पेन? फेंटम लिम्ब पेन मतलब जो भी लेग एम्प्यूट करवाया है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट लेग एम्प्यूट कर दिया है नी के नीचे से, फिर भी वो चाइल्ड है, उसको ऐसा फील होगा कि लेफ्ट लेग के नीचे, जो नी के नीचे का पोर्शन है, वहां पर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसा फील होगा, ईचिंग हो रहा है। लेग है ही नहीं नीचे, फिर भी उसको ऐसा फील हो रहा है, उसके ऐसे सेंसेशंस आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज फेंटम लिम्ब पेन। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा क्या है, उसके असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे एंड उसकी ट्रीटमेंट हमने देखी। नेक्स्ट इज ब्रेन ट्यूमर। नाउ ब्रेन ट्यूमर मतलब ट्यूमर ऑफ द ब्रेन। नाउ ये उसका मतलब ब्रेन में ही ट्यूमर है, ऐसा ही होता है। सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। Brain tumor, first is an infratentorial tumor that is below the tentorium cerebelli tumor. The most common brain tumor is located in the posterior third of the brain, primarily in the cerebellum or the brainstem, and accounts for the frequency of symptoms resulting from the increased ICP. ब्रेन ट्यूमर दो जगह पर हो सकती है, इंफ्राटेंटोरियल एंड सुप्राटेंटोरियल। व्हाट इज इंफ्रा एंड सुप्राटेंटोरियल? लेट मी शो यू। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, can you see the figure? Yes, okay. So in this figure you can see here कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, the red line which you can see here, this is called as the tentorium cerebelli, जो दो पार्ट्स को डिवाइड करती है, इंफ्राटेंटोरियल एंड सुप्राटेंटोरियल दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है। वो लाइन को हम टेंटोरियम बोलते हैं। सो जो रेड लाइन है उसको हम टेंटोरियम बोलेंगे। उसके नीचे का जो भी पोर्शन है, उसके नीचे क्या चीजें आ गई? सेरेबेलम आ गया, ये पूरा सेरेबेलम। एंड ये जो ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम है, वो सब चीजें इसमें आ गई। सो दिस ऑल पोर्शन इज कॉल्ड एज इंफ्राटेंटोरियल पोर्शन। अगर यहाँ पर कहीं ट्यूमर है, कहीं पर भी, यहाँ कोई भी जगह पर ट्यूमर है इतने पोर्शन में, सो हम उसको बोलेंगे इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर। अगर ये टेंटोरियम लाइन के ऊपर, मतलब ये पूरा सेरेब्रम, सेरेब्रम में कहीं पर भी ट्यूमर होगी, तो हम उसको बोलेंगे सुप्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर। अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफ्राटेंटोरियल एंड सुप्राटेंटोरियल? सेरेबेलम एंड जो मिड ब्रेन होता है, पूरा ब्रेन स्टेम होती है, उसको हम इंफ्राटेंटोरियल पोर्शन बोलते हैं। एंड जो टेंटोरियम लाइन के ऊपर का है, मतलब पूरा जो सेरेब्रम है, उसको हम सुप्राटेंटोरियल बोलते हैं। ओके, सो इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर होती है? सो इंफ्राटेंटोरियल, इंफ्राटेंटोरियल मतलब जो टेंटोरियम है उसके नीचे। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट, कि यहाँ पर ट्यूमर सेरेबेलम में और ब्रेन स्टेम में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, प्राइमरली इन द सेरेब्रल एंड ब्रेन स्टेम। एंड उसकी वजह से क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है? बार बार फ्रीक्वेंटली आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से उसके सिम्टम्स, लाइक वहां पर ट्यूमर होगी तो आईसीपी इंक्रीज होगा, एंड आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड लोकेशन हो सकती है ब्रेन ट्यूमर की, दैट इज द सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर। सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर मतलब पूरा जो एंटीरियर टू थर्ड है पूरा ब्रेन का, वन थर्ड ये पीछे का है, टू थर्ड ये पूरा आगे का है। सो टू थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, उसमें कैंसर ट्यूमर हो सकती है। एंड मेनली द सेरेब्रम, पूरा सेरेब्रम है, उसमें ट्यूमर हो सकती है। तो इंफ्राटेंटोरियल भी हो सकती है, सुप्राटेंटोरियल भी हो सकती है। The sign and symptoms of the brain tumor depends on its anatomical location and size and and to some extent on the age of the child. Yes, ब्रेन ट्यूमर है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे?
सारे बच्चों में अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्यों? ओके, सारे बच्चों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, क्यों? बिकॉज हमें पहले तो साइ कहाँ पर है, कौन से लोब में है, लाइक सेरेब्रम में है तो उसमें भी डिफरेंट लोब्स है, तो कौन से लोब में है, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, ट्यूमर की साइज क्या है, जितनी ज्यादा बड़ी ट्यूमर उतने ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स, तो साइज क्या है, लोकेशन क्या है, एंड एट सम एक्सटेंट एज पर भी मैटर करता है कि चाइल्ड की एज क्या है। सो द साइन एंड सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। A number of tests may be used in the neurological evaluation, but the most common diagnostic procedure is MRI, which determines the location and extent of tumor. Yes, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस। बट सबसे बेस्ट, सबसे कॉमन, सबसे इजी मेथड क्या है? एमआरआई। आप एमआरआई करके इजीली पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली ट्यूमर कहाँ पर है, कितनी साइज की है, कितने एक्सटेंट की है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट इजी मेथड टू डायग्नोस द ब्रेन ट्यूमर। Therapeutic management includes surgery, radiation, chemotherapy. The treatment of choice is total removal of the tumor without residual neurological damage. Yes. इसमें तीन आप ऑप्शंस है हमारे पास। सर्जरी कर सकते हैं, कीमो एंड रेडिएशन। सर्जरी में क्या किया जाता है, पूरी की पूरी ट्यूमर निकाल दी जाती है, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर कि कम से कम न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो। जब आप ट्यूमर रिमूव कर रहे हो ब्रेन में से, तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। सो डॉक्टर्स ऐसे सर्जरी करते हैं कि ट्यूमर पूरी की पूरी रिमूव हो जाए एंड कम से कम न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो, लाइक ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो, ऐसे सर्जरी की जा सकती है। असेसमेंट, अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगा? तो हेडेक दैट इज वर्स ऑन द अवेकनिंग दैट इम्प्रूव्स ड्यूरिंग द डे। ये जो हम असेसमेंट फाइंडिंग देख रहे हैं दैट इज जनरलाइज। बाकी के असेसमेंट फाइंडिंग डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर कहाँ पर है, जो भी एरिया में, जो भी लोब में होगा, वो लोब का फंक्शन अफेक्ट हो गया होगा। बट जनरलाइज, इंफ्राटेंटोरियल है या सुप्राटेंटोरियल है, जनरलाइज जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो भी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर होगा, उसको जब उठता है वो पर्सन, बहुत सीवियर हेडेक होता है। जैसे जैसे डे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। वॉमिटिंग दैट इज अनरिलेटेड टू फीडिंग और ईटिंग, सडनली अननेसेसरीली, मतलब उसको वॉमिटिंग होती रहेगी। फीडिंग और खाने के लाइक बगैर ही वो जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसको वॉमिटिंग होती रहेगी। नेक्स्ट इज एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब क्या? सो जो इम्बैलेंस या अनकोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट्स होती है, बिकॉज सेरेबेलम अगर अफेक्टेड हो गया तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो अटेक्सिया मतलब क्या कि जो पर्सन है वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, देयर विल बी अनकोऑर्डिनेशन। सीजर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है। क्लमसीनेस, ऑकवर्ड गेट और डिफिकल्टी इन वॉकिंग। यस, एकदम क्लमसी हो जाएगा, लाइक गिरता रहेगा, ऐसा कुछ टकरा जाएगा, गिरता रहेगा पेशेंट, एंड ऑकवर्ड, एकदम ऑकवर्ड गेट होगा, बहुत अजीब तरीके से चलेगा, एंड उसको चलने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी। डिप्लोपिया हो सकता है, डबल विजन दिखेगा, सब कुछ डबल डबल दिखेगा। फेशियल वीकनेस, मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ increased ICP in a child with a brain tumor and after a craniotomy. If signs of increased ICP occur, notify the PHCP immediately. फेस पर वीकनेस हो सकती है, एंड कोई भी चाइल्ड है जिसको ब्रेन ट्यूमर है, हमें इंक्रीज आईसीपी के रिलेटेड हमें मॉनिटरिंग करना होगा, बिकॉज ट्यूमर की वजह से आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। एंड इवन आफ्टर क्रेनियोटॉमी, आपने सर्जरी की है, बिकॉज सर्जरी के बाद क्या होता है, वहां पर इंफ्लामेटरी रिएक्शन होता है। इंफ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट सर्जरी आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सो ब्रेन ट्यूमर है तब भी आपको आईसीपी इंक्रीज ना हो जाए उसके लिए मॉनिटर करना है। आफ्टर सर्जरी दैट इज आफ्टर क्रेनियोटॉमी भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लगता है कि आईसीपी इंक्रीज हो गया है, सो इमीडिएटली वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। अगर सर्जरी है,
ट्यूमर रिमूव करनी है, तो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन हम क्या लेंगे? तो परफॉर्म अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एटलीस्ट एवरी 4 आवर, सर्जरी से पहले एवरी 4 आवर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट चेक करना है कि उसका फंक्शन कैसा है। इंस्टीट्यूट सीजर प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर, सीजर प्रिकॉशंस ऑलवेज हमें मतलब लेने हैं, सेफ्टी भी ध्यान रखनी है बिकॉज कभी भी सीजर्स आ सकते हैं। असेस वेट लॉस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, यस ड्यू टू कैंसर पेशेंट लाइक खाना थोड़ा कम खाएगा, ये सब हो सकता है, सो वेट लॉस चेक करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उसका चेक करना है। शेव द चाइल्ड हेड एज प्रिस्क्राइब, प्रोवाइड अ फेवरेट कैप और हेड फॉर द चाइल्ड, हमें लाइक हम जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसका हेड भी शेव करना पड़ेगा, तो समटाइम्स दे विल नॉट लाइक द शेविंग ऑफ द हेड, तो उनको आप फेवरेट कैप, फेवरेट हेड जो भी उनको पसंद है ऐसा दे सकते हो। शेविंग द हेड में ऑल्सो बी डन इन द सर्जिकल सूट, यस ऐसा नहीं है कि प्री ऑपरेटिव मतलब वार्ड से ही शेविंग किया जाए, उसका शेविंग सर्जरी के रूम में भी किया जा सकता है। Prepare the child as much as possible. Tell the child that they will wake up with a large head dressing. Yes, प्री-ऑपरेटिव फेज में ही चाइल्ड को जितना हो सके उतना प्रिपेयर कर लो। सो आफ्टर सर्जरी वो सब कुछ देखकर, ट्यूबिंग्स देखकर, पूरा लार्ज हेड ड्रेसिंग देखकर वो पैनिक ना हो जाए, वरना द चाइल्ड विल नॉट कोऑपरेट। सो पहले ही उसको प्रिपेयर कर दो कि जैसे ही आप सर्जरी के बाद उठोगे, सो यू विल फाइंड कि बहुत बड़ा हेड, लार्ज हेड ड्रेसिंग है, आपके सर पर ड्रेसिंग है। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे आफ्टर सर्जरी? सर्जरी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या इंटरवेंशन लेने हैं? असेस न्यूरोलॉजिकल एंड मोटर फंक्शन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यस उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करो, मोटर फंक्शंस का कैसा है, मूवमेंट उसकी कैसी है वो चेक करो, एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है वो चेक करो। Closely monitor temperature which may be elevated because of hypothalamus or brainstem involvement during surgery. Maintain a cooling blanket by the bedside. Yes, जो पेशेंट है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर बहुत क्लोजली मॉनिटर करो, बिकॉज अगर इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर होगी और आप वहां पर सर्जरी करके रिमूव कर रहे थे, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, सो अगर वो इन्वॉल्व है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर एलिवेट हो सकता है। सो हमें ऑलवेज एज अ सेफ्टी कूलिंग ब्लैंकेट बेड साइड पर ही रखना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा एलिवेट हो जाए तो आप वो कूलिंग ब्लैंकेट दे सको। Monitor for the signs of respiratory infection, yes after surgery, uh, surgery के बाद like pneumonia, atelectasis, these are the complications of a post operative period that we have already studied, F1 में complete किया था, तो respiratory infections ना हो जाए वो हमें monitor करना है। मॉनिटर द साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, यस मेनिंजाइटिस के साइंस हमें मॉनिटर करने हैं, दैट इज कर्निक साइंस एंड ब्रूस्किन साइंस, ये दो साइंस तो आपको पता है। द न्यू साइन दैट इज ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस में क्या होता है, जो बेबी होता है वो पूरा ऐसे कर्व्ड हो जाता है, उसकी जो ट्यूब होती है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ड्यू टू मेनिंजाइटिस वो पूरा ऐसे कर्व्ड हो जाता है, जो इन्फेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। डिटेल में ये वर्ड के बारे में हम मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में डिटेल में है, मस्क्यूलो में नहीं है, न्यूरोलॉजिकल में ही है। सो ओपिस्थोटोनस क्या है डिटेल में हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे, बट राइट नाउ रिमेंबर दिस कि मेनिंजाइटिस के ये 3 साइंस होते हैं इन अ पीडियाट्रिक पेशेंट, एडल्ट में सिर्फ 2 होंगे, बट पीडियाट्रिक पेशेंट में आपको ये तीनों होते हैं, ओपिस्थोटोनस, कर्निक साइंस एंड ब्रूस्किन साइंस। मॉनिटर द साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं वो हमने ऑलरेडी आगे जो कंप्लीट किया उसमें देख लिया था, ल्यूकेमिया में ही देखा था 32.1 नंबर का बॉक्स, एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी हम फिर से स्टडी करेंगे। Monitor for hemorrhage, checking the back of the head dressing for posterior pooling of blood. Mark drainage edges with marker. Reinforce dressing if needed and do not change dressing without specific prescription. Yes, जहां पर सर्जरी की है वहां से ब्लीडिंग होगा, सो हमें हेमरेज के लिए मॉनिटर करना है। जो बैक ड्रेसिंग है, पीछे जो किया है, वो हमें फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना होगा कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ब्लड से पूल तो नहीं हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, एक मार्कर लेके फॉर एग्जाम्पल 2 बजे आपने देखा है कि जो ड्रेसिंग था हेड का, ये पूरा ड्रेसिंग है वो इतना सेचुरेट हो गया है, तो एक मार्कर से ऐसे आप मार्क कर सकते हो कि अभी इतना है 2 बजे, फिर 3 बजे देखोगे और पूरा यहाँ तक सेचुरेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, सो यू कैन मार्क द एजिस
जितना भी ऐसे सोक हो गया है पूरा ब्लड से, आप ऐसे उसकी एजेस मार्क कर सकते हो, तो जिससे आपको पता चले कि वो बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करो, बट चेंज, डू नॉट चेंज द ड्रेसिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अपने आप से हम ऐसे खोल कर नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि हाँ अंदर ज्यादा हो रहा है, ब्लड लॉस, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी फर्स्ट। वो बोलते हैं फिर ही करना है, अपने आप से खुद ड्रेसिंग चेंज करने नहीं बैठ जाना है। Assess pupillary response. Sluggish, dilated, and unequal pupils are reported immediately because they may indicate increased ICP and potential brainstem herniation. Yes, हमें pupils का चेक करना है, परला लाइक pupils are equal, round, reactive to light, और वो सब हमें चेक करना है। So pupillary response चेक करना है, जैसे आप लाइट डालते हो तो कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है। स्लगिश रिस्पॉन्स है मतलब बहुत स्लोली रिएक्ट कर रही है। नॉर्मली हम हमारी आईज में लाइट डालेंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली लाइट प्यूपिल श्रिंक हो जाएंगे, जैसे ही लाइट हटाएंगे इमीडिएटली वो डायलेट हो जाएंगे। बट अगर इतना स्लोली स्लोली श्रिंक हो रहा है, स्लोली स्लोली डायलेट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्लगिश रिस्पॉन्स, बहुत स्लो हो गया है, सो वो नहीं होना चाहिए। तो स्लगिश रिस्पॉन्स है, या फिर प्यूपिल डायलेटेड ही है, वो श्रिंक ही नहीं हो रही है, रिएक्टिव टू लाइट ही नहीं है, या फिर अनइक्वल प्यूपिल्स है, एक आंख में छोटी है एक आंख में बड़ी प्यूपिल है, सो अनइक्वल प्यूपिल्स है। तो ये सारी चीजें आपको इमीडिएटली पीएचसीपी को रिपोर्ट करनी होगी, बिकॉज ये क्या इंडिकेट करती है, या तो आईसीपी इंक्रीज हो गया है, या फिर जो ब्रेन स्टेम है वो उसमें डैमेज हुआ है, हर्निएशन हो गया है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो आपको इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा। Okay. Next intervention, that is monitor for colorless drainage on the dressing or from the ears or nose, which indicates cerebrospinal fluid and needs to be reported immediately. Assess for the presence of glucose in the drainage, that is dipstick. Yes, हमें वो भी मॉनिटर करना है सर्जरी के बाद। अगर नोज में से, ईयर्स में से एकदम कलरलेस फ्लूइड, मतलब पानी जैसा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो हमें ध्यान रखना है, बिकॉज जो पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट माइट बी पॉसिबल, देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो सीएसएफ हो सकता है, नोज में से, ईयर्स में से निकल सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सीएसएफ ही है, नॉट अ नॉर्मल ड्रेनेज? तो उसके लिए आप ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हो, दैट इज डिपस्टिक। जैसे ही हम आरबीएस करते हैं, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं, कि ब्लड को ऐसे निकाल कर, जो आरबीएस की ऐसे ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप आती है, ये ग्लूकोमीटर की ऐसे स्ट्रिप आती है, तो यहाँ पर हम ड्रॉप रखते हैं ना ब्लड का, सेम लाइक दैट ब्लड की जगह पर हमें ये जो क्लियर डिस्चार्ज निकल रहा था नोज में से और ईयर में से, वो ड्रॉप रखना है। अगर वो ड्रॉप रखने के बाद ग्लूकोज में मॉनिटर कर रहा है, दिखा रहा है ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज का नंबर आ रहा है, दैट इट कंफर्म्स कि ये सीएसएफ ही है। अगर एरर आ रहा है, मतलब सीएसएफ में शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोमीटर में आपको दिखाएगा कि कितना शुगर है। बट अगर नॉर्मल ड्रेनेज है, सीएसएफ नहीं है, कोई भी नॉर्मल ऐसे पानी निकल रहा है, तो उसमें ग्लूकोज नहीं होगा। तो अगर वो होगा तो ग्लूकोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। सो वी कैन चेक कि जो नोज में से, ईयर्स में से डिस्चार्ज हो रहा है, कलरलेस डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो सीएसएफ है या नहीं, वो चेक करना होगा। एंड सीएसएफ के लिए आपको ग्लूकोमीटर से चेक करना होगा। Assess the surgeon's prescription for the positioning, including the degree of neck flexion. Yes, ब्रेन सर्जरी के बाद पोजीशन इज सो इम्पोर्टेंट, सो ऑलवेज सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन हमें असेस करना है कि सर्जन ने कौन सी पोजीशन देने के लिए बोला है, सिटिंग, साइड लाइंग, सुपाइन, प्रोन, कौन सी पोजीशन देनी है आफ्टर सर्जरी। तो वो खास करके ध्यान रखना है। कितना नेक फ्लेक्शन होना चाहिए, लाइक पीलो बहुत ज्यादा पीलो दोगे तो ज्यादा नेक फ्लेक्शन होगा, पीलो नहीं दोगे तो एक्सटेंशन होगा। सो कितना नेक फ्लेक्शन करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको पीएचसीपी का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना होगा। लेट्स सी बॉक्स 32.4 फॉर द पोजिशनिंग आफ्टर क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी के बाद आपको कौन सी पोजिशन देनी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। Assess the surgeon's prescription for positioning, including the degree of neck flexion. Always assess the surgeon's prescription. वो बोल रहे हैं कि ये पोजीशन देनी है तो वो ही देनी है, उनका प्रिस्क्रिप्शन हमें ऑलवेज फॉलो करना है। हम खुद से अपने आप से नहीं दे सकते, दो वी नो, हमें पता है कि कौन से में क्या पोजीशन देनी है, फिर भी हम खुद से नहीं कर सकते। सो अगर क्या होगा, इफ अ लार्ज ट्यूमर हैज बीन रिमूव्ड, द चाइल्ड इज नॉट प्लेस्ड ऑन द ऑपरेटिव साइड बिकॉज द ब्रेन में शिफ्ट सडनली टू दैट कैविटी।
कहीं से भी बहुत बड़ी ट्यूमर निकाली है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसके राइट साइड से हमने बड़ी ट्यूमर निकाली है, तो जहां पर भी सर्जरी की है वो ऑपरेटिव साइड मतलब राइट साइड किया है, तो राइट साइड लेटरल राइट लेटरल पोजीशन में हम वो चाइल्ड को या पेशेंट को नहीं सुला सकते। क्यों? बिकॉज वहां से बड़ी ट्यूमर निकाल दी हमने और वो खाली है, अभी कैविटी हो गई है। सो अगर पेशेंट उसी साइड सोएगा तो जो दूसरी तरफ का ब्रेन है वो शिफ्ट होकर वो कैविटी में आ सकता है। तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कहीं पर भी कोई भी लार्ज ट्यूमर निकाली है, जो साइड पर निकाली है वो ऑपरेटिव साइड पर नहीं सो सकता चाइल्ड, बिकॉज क्यों? द रैशनल इज कि सडनली ब्रेन शिफ्ट हो सकता है। नाउ अगर इंफ्राडेंटोरियल सर्जरी किया है, इंफ्राडेंटोरियल मतलब पीछे सेरेबेलम और जो मिड ब्रेन है वहां पर सर्जरी किया है, इंफ्राडेंटोरियल प्रोसीजर की है, तो कौन सी पोजीशन दे सकते हैं हम चाइल्ड को? द चाइल्ड इज यूजुअली पोजीशन फ्लैट और ईदर साइड। हम फ्लैट भी रख सकते हैं बिकॉज जब पेशेंट सो जाएगा तो वो यहाँ से नहीं सोता है, ऊपर के हेड से सोता है। व्हेन यू स्लीप हमारी बॉडी ऐसी होती है, एंड जो इंफ्राटेंटोरियल पोर्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। सो उससे देर माइट बी चांसेस कि हाँ ब्रेन शिफ्ट ना हो सके, तो हम फ्लैट रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। यू कैन नॉट गिव द पीलो। डॉक्टर ने बोला है कि स्लाइट फ्रैक्शन करना है तो हम छोटा पिलो लाइक थीन पिलो दे सकते हैं, बट प्रीफर नॉट टू गिव एनीथिंग, सिर्फ फ्लैट पोजीशन देनी है। सो गिव द फ्लैट पोजीशन। यहाँ फ्लैट पोजीशन दोगे तो यहाँ से बेबी का हेड नीचे जाएगा, जो इंफ्राटेंटोरियल पोर्शन है वो सेफ रहेगा। सो फ्लैट पोजीशन भी देख सकते हैं, या फिर कोई भी लेफ्ट या राइट लेटरल पोजीशन भी आप दे सकते हो बेबी को। अगर सुप्राटेंटोरियल सर्जरी की है, सुप्राटेंटोरियल मतलब ये पूरी ऊपर का पूरा सेरेब्रम का पूरा पोर्शन, तो वहां पर सर्जरी किया है, so the head is usually elevated above the heart level to facilitate the CSF and decrease the excessive blood flow to the brain and prevent hemorrhages। अगर यहाँ पर सर्जरी की है तो अब आप सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पोर्शन लो हो जाएगा एंड उसकी वजह से ब्लड प्लूलिंग CSF इंक्रीज हो सकता है। सो जब भी सुप्राटेंटोरियल सर्जरी की जाती है, सो बेबी को, जो भी चाइल्ड है, जो भी पेशेंट है, उसको हेड एलिवेट करके ही रखना है। हेड एलिवेट करके रखोगे तो प्रॉपर जो CSF है वो ड्रेन होके नीचे आ जाएगा। जितना ड्रेन हो जाएगा उतना ICP कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर CSF यहाँ पर बढ़ गया तो ICP भी बढ़ सकता है। सो टू मेंटेन द ड्रेनेज ऑफ CSF एंड अगर लो रखोगे तो ब्लड ब्लड पूलिंग भी ज्यादा होता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप उल्टे होते हो तो आपको फील होता है कि कुछ बहुत ज्यादा मूव हो रहा है टुवर्ड्स द हेड। तो ये सब ना हो इसीलिए जब सुप्राडेंटोरियल सर्जरी की जाती है तब बेबी को हेड एलिवेटेड पोजीशन दी जाती है। Never place the child in a Trendelenburg position because it increases the intracranial pressure and risk of hemorrhage. Yes, हेड की सर्जरी की है, आइदर इंफ्राटेंटोरियल और सुप्राटेंटोरियल। हम टेंटोरियल हम बेबी को ऐसे टेंडलरबर्ग पोजीशन नहीं दे सकते, उसकी वजह से पूरा ICP इंक्रीज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। सो मेक श्योर कि कभी भी हेड की सर्जरी हो, वेदर इट इज इंफ्रा या सुप्राटेंटोरियल, हम टेंडलबर्ग पोजीशन नहीं दे सकते पेशेंट को। ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। मॉनिटर IV फ्लूइड्स क्लोजली। यस, IV फ्लूइड्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करने हैं। गलती से भी ज्यादा दे दिया तो ICP हो सकता है, कम दे दिया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो फ्लूइड बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। प्रमोट मेजर्स दैट प्रिवेंट्स वॉमिटिंग बिकॉज वॉमिटिंग इंक्रीजेस ICP एंड रिस्क फॉर इंसिशनल रप्चर। यस, जितना हो सके उतना पेशेंट को लाइक सर्जरी के बाद वॉमिटिंग होता है ड्यू टू एनेस्थेसिया, आपने देखा होगा। तो जितना हो सके उतना वॉमिटिंग ना हो वैसा ध्यान रखना है, बिकॉज जैसे ही चाइल्ड वॉमिट करेगा उसका इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि उसकी वजह से ICP इंक्रीज हो सकता है, एंड जो इंसिजन्स लिया है, सूचर लिया है, वो भी रप्चर हो सकता है। सो दैट इज वाई वी हैव टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ना हो ऐसा ध्यान रखना। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एस्पिरिन बिकॉज सर्जरी की वजह से उसको पेन होगा, सो हमें एनाल्जेसिक्स भी देना है। Provide emotional support to the child and parents and promote optimal growth and development। हेड की सर्जरी है, हेड की ट्यूमर की सर्जरी की है, सो चाइल्ड को और उसके पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना होगा, एंड जितना हो सके उतना अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, हमें ये प्रमोट करना है।
ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज हमने देखा न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा मतलब जो न्यूरल ट्यूब होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वहां पर कोई भी ट्यूमर होगी तो उसको हम न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं। वो न्यूरोब्लास्टोमा बहुत सारे ऑर्गन्स बनाती है, लाइक रीनल मेड्यूला एंड पूरा सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरा से पेरी रेट्रोपेरिटोनियल सिंपैथेटिक पूरी चेन होती है। सो वहां पर कहीं पे भी ट्यूमर होगी तो हम उसको न्यूरोब्लास्टोमा ही कहेंगे। 10 इयर्स की एज में ज्यादा होता है एंड साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर है ट्यूमर, कौन सा ऑर्गन, कौन से टिश्यूज कंप्रेस हो रहे हैं। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट तीन चीजें कर सकते हैं, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। सर्जरी अर्ली स्टेज में की जाती है, लेटर ऑन स्टेज में सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज हाईली मेटास्टेटिक। सब जगह पर स्प्रेड हो गई होगी तो सर्जरी सब जगह पर नहीं कर सकते, सो बेटर टू गिव द रेडिएशन एंड कीमोथेरापी। असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने उसके स्टडी किए। देन प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन स्टडी किए, पोस्ट ऑपरेटिव। सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी से पहले क्या ध्यान रखना है, सर्जरी के बाद क्या ध्यान रखना है। ऑस्टियोसार्कोमा या फिर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा मतलब बोन का कैंसर। स्पेसिफिकली बोन्स जो होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें कैंसर ज्यादा होता है, एंड उसमें भी पेरिफेरल रीजन में, बिकॉज बीच का तो डाईफाइसिस बोला जाता है, जो पेरिफेरल, मेटाफाइसिस है जो आजू बाजू का स्ट्रक्चर, वहां पर ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है, एंड वो भी फीमर बहुत कॉमन बोन है, ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू फीमर, बट फीमर इज द कॉमन बोन। सिम्टम्स डिपेंड, सिम्टम्स जो होते हैं ऑलवेज वो मिसअंडरस्टूड किया जाता है। पेरेंट्स को पता नहीं चलता, दे विल थिंक कि ये तो इंजरी की वजह से पेन हो रहा है या फिर नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। उसकी ट्रीटमेंट तीन है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। सर्जरी में भी तीन ऑप्शन है, इधर वी कैन डू लिम्ब सैल्वेज, इधर लिम्ब एम्प्यूटेशन, या फिर रिमूवल ऑफ अफेक्टेड टिश्यू, तीनों में से कुछ भी सर्जरी की जा सकती है। देन कीमो एंड रेडिएशन। असेसमेंट में क्या होगा, सीवियर पेन होगा, मास फील होगा, लिंपिंग देखने को मिलेगा, चाइल्ड एक्टिविटी नहीं करेगा, अवॉइड करेगा एक्टिविटी, वो सब देखने को मिलेगा। इंटरवेंशंस में अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी के रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना होगा। साल्वेज करना है, साल्वेज मतलब अंदर का पूरा बोन रिप्लेस कर देंगे, प्रोस्थेसिस लगा देंगे। प्रोस्थेसिस लगा देंगे। रिमूवल ऑफ टिश्यू में क्या होगा कि एक टिश्यू ही रिमूव करते हैं, एम्पुटेशन में पूरा कट कर लेंगे। सो ये सारी इंटरवेंशन है। फिर हमने देखा ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होती है वो दो साइड्स है, इंफ्राटेंटोरियल एंड सुप्राटेंटोरियल। इंफ्राटेंटोरियल मतलब जो टेंटोरियम लाइन है जहां से सेरेबेलम एंड सेरेब्रम अलग होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंटोरियम लाइन। उसके नीचे अगर ट्यूमर हो रही है, मतलब सेरेबेलम में या फिर ब्रेन स्टेम में ट्यूमर हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर। सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर मतलब जो ऊपर का सेरेब्रम पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज सुप्राटेंटोरियल। साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सी जगह पर होंगे, क्या होगा, हमने उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि सर्जरी से पहले क्या ध्यान रखना है, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे। पोजीशन स्टडी की, पोजीशन खास ध्यान रखना है, ऑलवेज वी हैव टू फॉलो द पीएसएपी प्रिस्क्रिप्शन। जहां से लार्ज ट्यूमर निकालो उस साइड पर हम नहीं सुला सकते। इंफ्राटेंटोरियल है तो सुपाइन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल साइड, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल दे सकते हो। सुप्राटेंटोरियल है तो ऑलवेज बेड, हेड ऑफ द बेड एलिवेटर रखना है, एंड कभी भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं ले सकते। तो नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 33, एंडोक्राइन सिस्टम। So now let's start with the next chapter, that is chapter 33, metabolic and endocrine problems. The priority concept of this chapter is glucose regulation and thermoregulation. So let's study the first condition, that is fever. Fever मतलब क्या कि जो body temperature elevate हो जाता है, that is called as fever. So fever is an abnormal body temperature elevation. A child's temperature can vary depending on the activity, emotional stress, disease processes, medications, type of clothing the child is wearing, and temperature of the environment. Yes, चाइल्ड का टेम्परेचर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी क्या कर रहा है, एक्टिविटी के वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इमोशनल स्ट्रेस है या नहीं, कि है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कोई डिजीज है तो भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोई मेडिकेशन की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। एंड कौन सा क्लोथिंग पहना है, मतलब बहुत ज्यादा कपड़े पहन लिए हैं, गर्म कपड़े हैं तो भी टेम्परेचर एलिवेटेड हो सकता है, या बाहर का टेम्परेचर बड़ा ज्यादा होगा तो भी उसका टेम्परेचर एलिवेटेड हो सकता है।
सो इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना होगा. A fever in infant less than 1 month is considered as an emergency, and the pediatrician would be contacted immediately if this occurs. Yes, अगर 1 महीने के छोटे बच्चे में, इन्फेंट में अगर फीवर आता है, ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर आता है, देन दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन. उसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, एंड पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली आपको नोटिफाई करना होगा. Assessment findings associated with the fever provide important indications of seriousness of the fever. Yes, जो भी like assessment findings associated with the fever provide important indications. फीवर के साथ साथ दूसरी क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स मिल रही है आपको, लाइक डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड है, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि सीरियसनेस क्या है. अकेला फीवर नहीं है, फीवर के साथ कुछ और भी है. सो फीवर के साथ जो भी आपको असेसमेंट फाइंडिंग्स मिल रही है वो नोट डाउन करो. इसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितना सीरियस है. अगर बहुत ज्यादा असेसमेंट फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, सपोर्टिव फाइंडिंग, तो दिस इंडिकेट कि उतना ज्यादा सीरियस नहीं है. देन असेसमेंट फाइंडिंग्स, लेट्स सी क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. सो टेम्परेचर, ऑब्वियसली फीवर है तो टेम्परेचर एलिवेट होगा. नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर द चाइल्ड इज 36.4 to 37 डिग्री सेल्सियस, और इन फ़ारेनहीट 97.5 to 98.6 फ़ारेनहीट. अगर 38 हो रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट हो रहा है, देन इट इज कंसिडर एज फीवर. हम उसको एलिवेट कंसिडर करेंगे. दूसरा क्या होता है फीवर में, अब सबने एक्सपीरियंस किया होगा, फ्लश्ड स्किन, वार्म टू टच, एकदम फ्लश्ड दिखेगी, आप टच करोगे तो भी वार्म फील होता है, फीवर होता है तो. डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होगा. चिल्स, ठंड लगती है. रेस्टलेसनेस और लेथार्जी, एकदम रेस्टलेस फील करेगा, चाइल्ड है जो पीडियाट्रिक है, एंड उसको एकदम लेथार्जिक फील होगा. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर. फीवर है तो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम. Monitor vital signs and take the temperature via electronic route or as per the agency's procedure. Yes, हमें टेम्परेचर वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, स्पेसिफिकली टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे लोगे, जो भी हॉस्पिटल में लाइक इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर गन, जो भी यूज करते हैं, हमें वो फॉलो करना है एंड उससे टेम्परेचर मेन मॉनिटर करना है. रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स, रिड्यूस द रूम टेम्परेचर एंड इंक्रीज द एयर सर्कुलेशन. Use other cooling measures such as application of cool compress to the forehead if appropriate. Yes, अगर चाइल्ड को ठंड नहीं लग रही है, टेम्परेचर सिर्फ एलिवेटेड है एंड द चाइल्ड इज नॉट एक्सपीरियंसिंग चिल्स, तो जितने भी क्लोथिंग है उसके सब रिमूव कर दो. रूम का टेम्परेचर कम कर दो. एयर सर्कुलेशन बढ़ा दो, लाइक फैन ऑन कर दो कि सब कुछ, विंडोज ओपन करके एयर सर्कुलेशन इंक्रीज कर दो. या फिर उसके हेड पर कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करो, जो हम ठंडे पानी का ऐसा कपड़ा करके रखते हैं, तो वो अप्लाई करो. कैसे भी करके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने का ट्राई करो. ये सारी आप कूलिंग मेजर्स यूज कर सकते हैं. Administer antipyretics such as acetaminophen or if older than 6 months ibuprofen as prescribed. Yes, फीवर के लिए हम एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं. एसिटामिनोफेन मतलब पैरासिटामोल, तो वो भी दे सकते हैं. एंड अगर वो चाइल्ड है, वो जो इन्फेंट है वो 6 महीने से बड़ा है, तो आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं. अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने तो दे सकते हैं. 6 मंथ से कम बच्चों में क्यों नहीं दे सकते, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फार्मेकोलॉजी. द रीजन इज इमेच्योर लीवर. 6 मंथ से छोटे बच्चे में आइबुप्रोफेन नहीं दी जा सकती बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ लीवर. Aspirin would not be administered unless specifically prescribed because the risk of Ray's syndrome. Yes, remember this thing. Pediatric में ये Ray's syndrome याद ही रखना है. अब पीडियाट्रिक पेशेंट में चाइल्ड को जब भी फीवर है, वी कैन नॉट एडमिनिस्टर एस्पिरिन. अगर एस्पिरिन दे दिया और वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर था, तो उसको रेस सिंड्रोम हो सकता है. सो वी डोंट नो कि क्यों है फीवर, सो इट इज बेटर नॉट टू गिव एस्पिरिन in a fever to a child because of Ray's syndrome. Retake the temperature 30 to 60 minutes after antipyretic is administered. Yes, आपने एसिटामिनोफेन दिया है, एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी है, तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. आफ्टर 30 to 60 मिनट्स फिर से चेक करो कि अभी टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं.
प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एज टॉलरेटेड एंड एज प्रिस्क्राइब, जितना बेबी टॉलरेट कर सकता है, चाइल्ड टॉलरेट कर सकता है, उतना पानी दो, और जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना पानी दो। Then monitor for the sign and symptoms that indicate dehydration and electrolyte imbalances. Monitor laboratory values. Yes, अगर फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है तो वो मॉनिटर करो, उसके साइन एंड सिम्टम्स चेक करो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स चेक करो। एंड लैब वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए। Instruct the parents in how to take the temperature, how to medicate the child safely, and when it is necessary to call the PHCP. हमें पेरेंट्स को भी सिखाना होगा कि बच्चों का टेम्परेचर कैसे लेना है, कैसे उनको सेफली मेडिकेशन देनी है, ओवरडोज ना हो जाए वो ध्यान रख के। सो सेफली मेडिसिन कैसे देनी है एंड कब आपको पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है, वो सब आपको पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट फीवर। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमें पता है कि जब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। So dehydration is a common fluid and electrolyte imbalance in infant and children. Yes, सबसे कॉमन, लाइक जो इन्फेंट है, जो चिल्ड्रन है, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन। छोटे बच्चों में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा उन पर रिस्क होता है वो कम हो जाने का। सो डिहाइड्रेशन इज वेरी कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। In infant and children, the organs that conserve water are immature, placing them at the risk of fluid volume deficit. जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, उनमें क्या होता है कि जो फ्लूइड स्टोर करने के जो ऑर्गन्स होते हैं, कि जो फ्लूइड ऐसे बचा कर रखे हैं, तो वो अभी इमेच्योर है, उतना अच्छे से डेवलप नहीं होते, एंड दैट इज वाई उनको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए उनको डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। Causes can include fever, decreased fluid intake, diaphoresis, vomiting, diarrhea, DKA, extensive burns and other serious injuries. Dehydration क्यों होता है? The reasons are fever. फीवर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फ्लूइड इंटेक ही कम किया है पेशेंट ने तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज टाइप 1, जो हम लेटर ऑन एंडोक्राइन सिस्टम में लास्ट में स्टडी करेंगे। एंड एक्सटेंसिव बर्न्स, बर्न्स की वजह से भी फ्लूइड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या फिर कुछ सीरियस इंजरीज हुई है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है, एंड द चाइल्ड विल एक्सपीरियंस डिहाइड्रेशन। Next, this is the really important point that you have to remember. That is, infant and children are more vulnerable to fluid volume deficit because more of their body water is in extracellular fluid compartment. जो भी इन्फेंट है, जो भी चिल्ड्रन है, उनको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी का बहुत रिस्क है। क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द बॉडी वाटर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में होगा, सेल्स के अंदर उतना ज्यादा स्टोर नहीं होता, सेल्स के बाहर होता है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में सब आ गया, इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्क्यूलर, ट्रांससेल्यूलर, सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, सो सब फ्लूइड ज्यादातर वहां पर होता है। दैट इज वाई उनको रिस्क ज्यादा है, वहां से इजीली लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, लेट्स सी द असेसमेंट फाइंडिंग। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो लेट्स सी टेबल 33.1। ओके, सो क्लिनिकल साइंस देखते हैं एंड सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेट लॉस है तो वेट लॉस माइल्ड डिहाइड्रेशन में कितना होगा, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में कितना होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में कितना होगा? इन्फेंट में माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा तो 3 to 5%, उसका जो वेट है उसमें से 3 to 5% वेट कम हो जाएगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो रहा है इन्फेंट्स में तो 6 to 9% वेट लॉस होगा, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो इन्फेंट में मोर देन और इक्वल टू 10% वेट लॉस हो जाएगा। चिल्ड्रन में वेट लॉस कितना होता है? माइल्ड डिहाइड्रेशन में 3 to 4%, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 6 to 8% एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में 10%। पल्स कैसी होगी? अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो पल्स एकदम नॉर्मल होगी, उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। जितना डिहाइड्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा पल्स रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। सो मॉडरेट में स्लाइटली इंक्रीज होगी, सीवियर में वेरी इंक्रीज होगी। रेस्पिरेटरी रेट भी जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होता है वैसे इंक्रीज होता है। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगा,
मॉडरेट डिहाइड्रेशन में स्लाइट टैकीपनिया होगा, रैपिड रेस्पिरेशन होगा। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में हाइपरपनिया होगा, मतलब एकदम डीप एंड एकदम रैपिड रेस्पिरेशन होंगे। बिहेवियर, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा। सो माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगा, मॉडरेट में नॉर्मल टू ऑर्थोस्टेटिक। नॉर्मल टू ऑर्थोस्टेटिक मतलब वैसे तो नॉर्मल है, बट वो जब पोजीशन चेंज करता है तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है। कितना चेंज होता है, मोर देन 10 mm ऑफ Hg। सो पहले था 120 ऑफ 120/90, सो अचानक से पोजीशन चेंज करने की वजह से 110/80 हो गया, लाइक दैट। सो मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, इन सीवियर डिहाइड्रेशन में ऑर्थोस्टेटिक टू शॉक, मतलब पोजीशन चेंज करने पर तो होता था, बट अभी इतना कम हो गया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक जैसा हो गया है। सो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। बिहेवियर कैसा होगा जो चाइल्ड है उसका, माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहता है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में थोड़ा इरिटेबल होगा एंड ज्यादा थर्स्ट उसको फील होगी। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में हाइपर इरिटेबल, बहुत इरिटेट हो जाएगा एंड एकदम लेथार्जिक हो जाएगा बेबी। थर्स्ट कैसी होती है उसकी, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा थर्स्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो माइल्ड में एकदम स्लाइट थर्स्ट होती है, मॉडरेट में थोड़ी और बढ़ती है थर्स्ट, मतलब मॉडरेट होगी थर्स्ट। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में बहुत इंटेंस थर्स्ट, बहुत थर्स्टी फील करेगा चाइल्ड। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे जैसे डिहाइड्रेटेड होगा जो चाइल्ड है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होती जाएगी। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर उतना असर नहीं पड़ेगा, अभी भी नॉर्मल ही होगी। जैसे जैसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती जाएगी, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में तो एकदम पार्च्ड हो जाएगी, मतलब पूरी सूख जाएगी, ड्राई से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। सो पार्च्ड हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। टीयर प्रोडक्शन, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होगा उतना टीयर प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में अभी भी बेबी में टीयर्स होते हैं, टीयर प्रोडक्शन इज प्रेजेंट। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में टीयर्स कम हो जाएंगे, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएंगे, टीयर्स बनेंगे ही नहीं बिकॉज फ्लूइड ही नहीं है बॉडी में। एंड आईज भी एकदम संकन हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। एंटीरियर फोंटानेल डिहाइड्रेशन में कैसा होता है, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता है फोंटानेल डिप्रेस होता है। तो एंटीरियर फोंटानेल माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगा, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में नॉर्मल भी हो सकता है या संकन भी हो सकता है, नॉर्मल टू संकन होगा। एंड सीवियर में तो ऑब्वियसली संकन ही होगा, डिप्रेस ही होगा। एक्सटर्नल जगुलर वेन, ये जो वेन्स होती है नेक की, एक्सटर्नल जगुलर वेन वो कैसी होगी, तो माइल्ड में विजिबल वेन सुपाइन, जब बेबी ऐसे सो रहा होता है तो भी आपको इजीली दिखेगी वेन। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होता है आपको वेन इजीली दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट पाल्पेट द वेन इजीली। सो माइल्ड डिहाइड्रेशन में जब वो सो रहा होगा तो भी आपको इजीली विजिबल होगी। मॉडरेट में क्या होगा, नॉट विजिबल एक्सेप्ट विथ सुप्राक्लेविकुलर प्रेशर, यस। ऐसे सो रहा होगा कि कुछ कर रहा होगा तो आपको दिखेगी नहीं एक्सटर्नल जगुलर वेन, बट आप जब सुप्राक्लेविकुलर प्रेशर दोगे तभी आपको ये वेन्स दिखेगी। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में नॉट विजिबल इवन विथ सुप्राक्लेविकुलर प्रेशर, अब सुप्राक्लेविकुलर प्रेशर भी दोगे तो भी आपको जगुलर वेन्स नहीं दिखेगी बिकॉज उतना डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड उतना कम हो गया है। स्किन कैसी होगी, तो जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता है कैपिलरी रीफिलिंग टाइम डिले होता है, मतलब कैपिलरी रीफिलिंग टाइम भी बढ़ेगा। माइल्ड डिहाइड्रेशन में कैपिलरी रीफिलिंग टाइम 2 सेकेंड्स होता है, आप ऐसे दबाओगे सो विद इन 2 सेकेंड वो फिर से रेड हो जाएगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में कैपिलरी रीफिलिंग टाइम सीआरटी स्लो हो जाता है, मतलब 2 to 4 सेकेंड हो जाएगा, एंड टर्गर भी डिक्रीज होगी, ऐसे आप पिंच करोगे सो इजीली वो बैक टू नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम बहुत डिले हो जाता है, मोर देन 4 सेकेंड्स। आप पिंच करके ऐसे छोड़ोगे तो 4 सेकेंड से भी ज्यादा टाइम लेगा ब्लड को वापस आने में। एंड टेंटिंग देखने को मिलेगा, ऐसे आप छोड़ दोगे तो टेंट आपको देखने को मिलेगा। कूल स्किन कूल, एक्रोसाइनोटिक एंड मॉल्टेड, एकदम आप ऐसे छुओगे तो स्किन ठंडी पड़ गई होगी। एंड एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज में साइनोसिस देखने को मिलेगा। एंड मॉल्टेड स्किन होगी, मतलब ठंडी ऐसे थोड़ी गीली गीली स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट ऐसी स्किन आपको दिखेगी। यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होगी,
तो जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ती है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चालू हो जाता है। सो माइल्ड डिहाइड्रेशन में यूरिनरी स्पेसिफिक मोर देन 1.02 होगी, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में मोर देन 1.02 तो होगी, बट उसके साथ साथ ओलिग्यूरिया भी होगा। ओलिग्यूरिया मतलब डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ओलिग्यूरिया भी हो सकता है और एनूरिया भी हो सकता है। अगर बहुत सीवियर हो गया है तो यूरिन प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। ओलिग्यूरिया मींस डिक्रीज प्रोडक्शन एंड एन्यूरिया मींस एब्सेंट प्रोडक्शन, यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। आपको याद रखना है कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स है, वेट लॉस, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, बिहेवियर, वो सब माइल्ड में कितना होता है, मॉडरेट में कितना होता है, सीवियर में कितना होता है। तो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। नाउ आपको पता है कि डिहाइड्रेशन है तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, इंटरवेंशन ऑब्वियसली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ही दोगे आप। सो ट्रीट एंड एलिमिनेट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, फीवर की वजह से हो रहा है, फ्लूइड इनटेक कम था, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया, जो भी रीजन है उसको ट्रीट करो तभी वो आप। फिर ऐसा है कि वॉमिटिंग एक बाजू चालू है, आप फ्लूइड भी दे जा रहे हो बट वॉमिटिंग भी चालू है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉज उसका ट्रीट करो, फिर आप उसको स्टेबिलाईज करो। मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल्स से आपको पता चल जाएगा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि कितना डिहाइड्रेटेड है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। मॉनिटर वेट एंड मॉनिटर फॉर द चेंजेस इन चेंजेस इंक्लूडिंग फ्लूइड गेन्स एंड लॉसेस। यस, वेट चेक करोगे, वेट चेक करने से भी आपको पता चल जाएगा कि फ्लूइड गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनटेक आउटपुट भी चेक करना है कि इनटेक कितना है बट आउटपुट नहीं हो रहा है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी आपको पता चल जाएगा कि कितना डिहाइड्रेशन है। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा पेशेंट कोमाटोज होता जाएगा, कोमा की तरफ बढ़ता जाएगा, सो उससे भी आपको पता चलेगा। मॉनिटर स्किन टर्गर, म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर ड्राइनेस, ये सब आप मॉनिटर करोगे। फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन प्रोवाइड, ये चीज याद रखनी है, रिमेंबर दिस ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर माइल्ड टू मॉडरेट, इफ द डिहाइड्रेशन इज माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है देन प्रोवाइड ओआरएस। ओआरएस आप दे सकते हो, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओआरएस थेरापी। सो प्रोवाइड ओआरएस विद द पीडियालाइट और सिमिलर रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ओआरएस विद पीडियालाइट या जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो दे सकते हो। We cannot give carbonated beverages because they are gas producing and fluids that contain high amounts ऑफ शुगर सच एज एप्पल जूस। हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी नहीं दे सकते ऐसे थम्स अप, फैंटा और वो सब। एंड स्वीट जूसेस भी नहीं दे सकते, लाइक एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, माजा है, सब कुछ स्वीट जूसेस भी जिसमें शुगर ज्यादा हो ऐसा भी नहीं दे सकते। प्रोवाइड आईवी हाइड्रेशन इफ ओरल हाइड्रेशन मेथड्स आर इनइफेक्टिव। आपने ओआरएस दिया फिर भी उसका डिहाइड्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको आईवी हाइड्रेशन देना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, इतना याद रखना है। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो आप ओरल ओआरएस दे सकते हो, एंड ओआरएस से काम नहीं बन रहा है तो आईवी फ्लूइड दो। बट अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, व्हेन देयर इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन, वी हैव टू कीप द चाइल्ड एनपीओ। सीवियर डिहाइड्रेशन में रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि सीवियर है तो एनपीओ क्यों करना है, सुनो आगे स्टडी करते हैं। बट ये चीज याद रखना, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है सो वी हैव टू कीप द चाइल्ड ऑन एनपीओ स्टेटस, दैट इज नथिंग पर ओरल या एनबीएम, नथिंग बाय माउथ स्टेटस may be necessary to rest the bowel. Fluid and electrolyte replacement via IV route may be required. Yes, हम ओरली कुछ भी नहीं देंगे, वो ऑलरेडी सीवियर डिहाइड्रेशन में से गुजरा हुआ है। एंड जब आप डायरेक्टली ओरल स्टार्ट कर दोगे तो उसकी बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पाएगी कि ये क्या हुआ अचानक से, ये डिहाइड्रेटेड सी बॉडी, बॉडी डिहाइड्रेशन को फेस कर रही थी, अचानक आपने फ्लूइड दे दिया ओरली तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सो कंपल्सरीली जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है सो हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ओनली वाया आईवी रूट से ही मेंटेन करना पड़ता है, नॉट वाया ओरल। ओरल को हमें एनपीओ ही कर देना है। इफ पोटेशियम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, ensure that the child has voided before administering it and that the child has adequate renal function.
फ्लूइड, सीवियर डिहाइड्रेशन में बहुत सारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो सकता है, पोटेशियम भी लॉस हो सकता है। तो अगर डॉक्टर ने पोटेशियम देने के लिए बोला है, सो बिफोर स्टार्टिंग पोटेशियम चेक कि चाइल्ड अच्छे से वॉइड कर सकता है, रीनल फंक्शन तो बराबर है या नहीं, बिकॉज अगर किडनी फंक्शन अच्छा नहीं होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फंक्शन लॉस हो सकता है, एनूरिया हुआ था तो किडनी फंक्शन लॉस हो सकता है, यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो, एंड अब उसमें से पोटेशियम दे दोगे तो और डैमेज हो सकती है। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू चेक द किडनी फंक्शन फर्स्ट एंड देन टू गिव द पोटेशियम। reintroduce a normal diet when rehydration is achieved, yes। फिर एनपीओ स्टेटस ब्रेक कब करना है, जब आपको लगता है कि हाँ अभी प्रॉपर रिहाइड्रेशन हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स भी अभी बैलेंस में है, सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है, अब सब ठीक होना स्टार्ट हो गया है, नाउ यू कैन ब्रेक द एनपीओ एंड फिर ओरली वो चाइल्ड ले सकता है सब कुछ। तो ये चीजें खास याद रखनी है, माइल्ड टू मॉडरेट में ओरली भी दे सकते हो, अगर ओरल से नहीं बन रहा है तो आईवी देना है, सीवियर में एनपीओ करना है एंड सिर्फ आईवी देना है। Provide instruction to the parents about the types and amount of fluid to encourage signs of dehydration and indications to notify the PSCP। Yes, हमें पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि कितना लाइक फ्लूइड ले सकता है, कितना encourage करना चाहिए, इतना फ्लूइड तो लेना ही चाहिए, डिहाइड्रेशन के साइंस क्या है, कब आपको पीएससीपी को इन्फॉर्म करना होगा, ये सब चीजें आपको सिखानी पड़ेगी पेरेंट्स को। तो सो दैट इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में वो अक्यूमुलेट हो जाता है, इट इज अ कंडीशन, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी मदद से क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है एंड उसका जो टॉक्सिक लेवल है प्रोटीन का, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अक्यूमुलेट हो जाता है। सो लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स फर्स्ट। The nurse is evaluating the parent's understanding of treatment for the child who has phenylketonuria. The nurse determines that the parents understand the treatment based on the following statement. Yes, नर्स पेरेंट्स को इवेल्युएट कर रही है, कोई दो मतलब एक कपल है, उनके बेबी को, उनके चाइल्ड को फिनाइल कीटोन्यूरिया है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट सही रहेगी वो पेरेंट्स बोल रहे हैं एंड नर्स इवेल्युएट कर रही है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं या नहीं। सो पेरेंट्स ने ये स्टेटमेंट दिया, द करेक्ट डाइट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर प्रॉब्लम। यस, फिनाइल कीटोन्यूरिया का एक लाइक प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट डाइट देना, मतलब प्रोटीन रिच डाइट नहीं देना है, करेक्ट डाइट दोगे तो ये डिजीज कंडीशन कंट्रोल में रहेगी। We need to avoid giving our child foods high in protein such as meat, dairy products because they contain high level of phenylalanine। Yes, पेरेंट्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका मतलब वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पेरेंट्स ने क्या बोला कि हमें हाई इन प्रोटीन वाला डाइट नहीं देना है, लाइक मीट नहीं दे सकते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते कि जिसमें फिनाइल एलेनिन के लेवल ज्यादा है। सीरियल्स, पास्ताज एंड राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेट फॉर माय चाइल्ड टू ईट। यस, जिसमें प्रोटीन कम होता है, लाइक सीरियल्स है, पास्ता, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब अच्छी चीज है, वो हम दे सकते हैं चाइल्ड को। We need to read food labels closely because some food contains aspartame, an artificial sweetener that, and this contains phenylalanine। Yes, कभी भी चाइल्ड को जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है, वैसे चाइल्ड को आपको कुछ भी खिलाना पिलाना है बाहर का पैकेज फूड, तो खास करके उसका फूड लेबल पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं डाला है, स्पेसिफिकली एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है, वो स्वीटनेस ऐड करने के लिए फूड पैकेट्स में डाला जाता है, और वो एस्पार्टेम के अंदर फिनाइलएलेनिन बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स में ऐसा लिखा है कि इट कंटेन्स एस्पार्टेम, parents cannot give this food to the child। फॉलो अप डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर चाइल्ड। यस, जो भी फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले पेशेंट है उनको रेगुलरली फॉलो अप करते रहना पड़ेगा डॉक्टर का कि वो लेवल्स कंट्रोल में रहे। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? सो फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, autosomal recessive disorder that results in a central nervous system damage from toxic level of phenylalanine, an essential amino acid in the blood। phenylketonuria एक ऐसी बीमारी है
जब कोई बच्चे को लाइक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी बॉडी जो है, जो प्रोटीन का प्रॉपर ब्रेक डाउन होना चाहिए वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। जो एमिनो एसिड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज फिनाइल एलेनिन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें से ये फिनाइल कीटोन्यूरिया बन रहा है एंड वो बहुत एक्सेसिव अक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर वो ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। It is characterized by blood phenylalanine level greater than 20 mg per dl. Normal is 0 to 2 mg per dl. आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को फिनाइल कीटोन्यूरिया है? तो आप एक ब्लड टेस्ट करोगे, अगर ब्लड टेस्ट में फिनाइल एलेनिन का लेवल ज्यादा आता है, 20 mg पर dl से भी ज्यादा आता है, then we can confirm that the child is suffering from phenylketonuria. उसका लेवल कितना होना चाहिए? 0 to 2 mg पर dl में ही होना चाहिए। Okay. Next, all 50 states require routine screening of all newborns of phenylketonuria. हमने ऑलरेडी न्यूबॉर्न केयर में ही देखा था, सारे न्यूबॉर्न्स को हम वो लीवर एग्जामिनेशन में, हिपेटिक एग्जामिनेशन में देखा था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो सारे न्यूबॉर्न को स्क्रीन किया जाता है कि उनको फिनाइल कीटोन्यूरिया है या नहीं। जो भी बेबी को फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा उनमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखेंगे? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? तो चाइल्ड में, चिल्ड्रन में कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे? सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड वॉमिटिंग होगा, सीजर्स आ सकते हैं, मस्टी ओडर इन द यूरिन, उनके यूरिन में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हमने फिनाइल कीटोन्स, जो फिनाइल एलेनिन का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन में भी प्रेजेंट होगा, तो यूरिन की भी एकदम मस्टी ओडर आएगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, बिकॉज अगर ब्रेन में अक्यूमुलेट हो गया तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएंगे। ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े चिल्ड्रन है, उनमें क्या दिखेगा? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? तो एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा इज अ स्किन कंडीशन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। एक्जिमा हो सकता है। हाइपरटोनिया हो सकता है। हाइपरटोनिया मतलब मसल टोन, मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द हेयर, स्किन एंड आइरिस, यस, जो हेयर है, जो स्किन है, जो आइरिस है, उसका पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, कलर कम हो जाएगा। बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग हाइपर एक्टिविटी एंड बीजार ऑफ स्कीजॉइड बिहेवियर, एंड बीजार और स्कीजॉइड बिहेवियर, यस, उनके बिहेवियर में भी चेंज होगा। वो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, हर चीज में हाइपर एक्टिव हो जाना, देन एकदम बीजार, बहुत अजीब तरीके से वो बिहेव करेंगे, एंड स्कीजॉइड बिहेवियर होगा। स्कीजॉइड बिहेवियर मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर होगा उनकी, जो दे विल नॉट, सीजॉइड में कैसे पैरानोइड पर्सनालिटी एंड वो सब आता है, तो उनका बिहेवियर भी वैसा होगा। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। मेन ट्रीटमेंट क्या है कि हमें प्रोटीन को कंट्रोल में रखना है, एक्सेस नहीं दे सकते। सो इंटरवेंशंस वुड बी screening of a newborn infant for phenylketonuria. The infant should have begun formula or human milk feeding before specimen collection. हमने ऑलरेडी न्यूबॉर्न केयर में देखा था कि हर न्यूबॉर्न को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए स्क्रीन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, बट ब्लड टेस्ट करने से पहले, वो सैंपल लेने से पहले एटलीस्ट उसने कुछ खाया हो। बगैर खाए आप टेस्ट करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना है? तो उसने कुछ एटलीस्ट खाया हो, वो ध्यान रखना है। If initial screening is positive, a repeat test is performed and further diagnostic evaluation is required to verify the diagnosis. Yes, अगर इनिशियल स्क्रीनिंग हॉस्पिटल में उसने कुछ खा लिया, फिर आपने ये ब्लड टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, तो फिर रिपीट टेस्ट भी करना होगा टू कंफर्म कि हाँ, वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअली में उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है। Rescreen newborns by 14 days of age if the initial screening was done before 24 hours of age. Yes, अगर पहला स्क्रीनिंग आपने 24 आवर्स से पहले किया था, मतलब न्यूबॉर्न अभी एक दिन का हुआ भी नहीं था, 24 आवर्स से पहले कर दिया था, तो फिर से आपको रिपीट करना होगा। जब वो न्यूबॉर्न है वो 14 डेज का हो जाए, फिर से आपको रीस्क्रीनिंग करना पड़ेगा। If phenylketonuria is diagnosed, prepare to implement the following. अगर कंफर्म हो जाता है रीस्क्रीन के बाद भी कि उसको फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है, तो फिर क्या इंटरवेंशन करनी है, क्या ट्रीटमेंट दोगे?
So restrict phenylalanine intake. High protein foods like milk, meat and dairy products and aspartame are avoided because they contain large amount of phenylalanine. Yes, जिसमें भी फिनाइलएलेनिन है, फिनाइलएलेनिन क्या है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब एक प्रोटीन है, उसका इंटेक कम करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। सो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकता या एस्पार्टेन नहीं ले सकता। एस्पार्टेन किसमें होगा, जो स्वीट आर्टिफिशियल स्वीट फूड पैकेज जिसमें एस्पार्टेन ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजों के अंदर फिनाइलएलेनिन बहुत ज्यादा होता है, तो वो अवॉइड करना है। मॉनिटर फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यस, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी है, वो सब आप मॉनिटर करोगे। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप ट्रीटमेंट। फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंस आपको समझाना है, पेरेंट्स को समझाना है कि रेगुलरली फॉलो अप लेते रहे। एनकरेज द पेरेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट डायग्नोसिस एंड डिस्कस द रिस्क ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया इन फ्यूचर चिल्ड्रन। यस, हमें पेरेंट्स को समझाना, पेरेंट्स को एनकरेज करना है कि उनकी जो भी वो फील कर रहे हैं रिलेटेड टू दिस डायग्नोसिस, वो हम हमारे साथ शेयर कर सके, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। एंड अगर ये जेनेटिक कंडीशन है, वो बाय बर्थ उनमें कुछ प्रॉब्लम है कि वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में भी उनके बच्चों, अगर वो सेकेंड टाइम कंसीव करते हैं, सेकेंड चाइल्ड होता है, तो उसमें भी ये होने के चांसेस कितने हैं वो भी आपको सिखाना, बताना पड़ेगा कि उनमें भी रिस्क है। Educate the parents about the use of special preparation formulas and about the food that contains phenylalanine. Yes, हमें पेरेंट्स को सिखाना होगा कि स्पेशल फॉर्मूला फूड्स आप बनाकर खिला सकते हो, एंड कौन से फूड्स में फिनाइलएलेनिन है। हर फूड प्रोडक्ट में आपको रीड करना है लेबल्स, जिसमें भी लिखा हो कि इट कंटेन्स फिनाइलएलेनिन, एस्पार्टेम, ये सब आपको नहीं देना है। Consult with the social care services to assist the parents with the financial burdens or purchasing the special for prepared formulas. Yes, अगर उनको सोशल केयर सर्विसेज की जरूरत है, तो आप उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज ये जो एक्सपेंसिव फूड प्रोडक्ट्स और ये सब खरीदने में दे विल हैव द फाइनेंशियल बर्डन, तो सोशल सर्विसेज वाले उनको हेल्प कर सकते हैं टू रिलीव देयर सोशल बर्डन। उनको कोई एजेंसी का कांटेक्ट करके दे सकते हैं या सब, तो उसके लिए आपको सोशल केयर सर्विसेज को कंसल्ट करवाना होगा कि दिस इज द फैमिली, आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी हम कल देखेंगे। ओके, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा, सो आज हमने 32 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, एंड उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। उसमें फर्स्ट हमने कंडीशन देखी फीवर। फीवर क्या होता है, जो टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है उसको हम फीवर बोलते हैं। फिर उसका असेसमेंट देखा कि फीवर होता है तो उसके साथ साथ क्या दूसरी चीजें देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो एलिवेट होगा, फिर फ्लश स्किन होगी, डायफोरेसिस, रेस्टलेस होगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हमें टेम्परेचर मॉनिटर करना है। टेम्परेचर मॉनिटर करने के बाद अगर बेबी को चिल्स नहीं हो रहा है तो उसको ठंडा करो, रूम टेम्परेचर कम करके या फिर कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करके, एयर सर्कुलेशन बढ़ा के, एनी हाउ। एंड एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, अगर 6 मंथ से बड़ा है तो आइबुप्रोफेन भी दे सकते हो, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर एस्पिरिन नहीं देनी है बिकॉज ऑफ रेस सिंड्रोम। एंटीबायोटिक देने के बाद फिर से आप फीवर चेक करोगे, एंड वो सब आप ध्यान रखोगे। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब जो फ्लूइड लॉस हो जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जब कम हो जाते हैं उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इन्फेंट और चाइल्ड को डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है बिकॉज उनकी बॉडी अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं है कि वाटर स्टोर कर पाए, एंड उनमें जो मेजोरिटी ऑफ फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में होता है। उसके कॉजेस देखे थे कि डिहाइड्रेशन क्यों होता है। रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन है उनको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के रिस्क बहुत ज्यादा है बिकॉज फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में है। उसके असेसमेंट फाइंडिंग हमने देखा कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है, लाइक वेट लॉस इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, पल्स कैसी होती है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा होता है, ब्लड प्रेशर, बिहेवियर, थर्स्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर्स, एंटीरियर फोंटानेल, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, स्किन कैसी होगी, यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होगी, माइल्ड डिहाइड्रेशन में कैसा होगा, मॉडरेट में कैसा होगा, एंड सीवियर में कैसा होगा, ये आपको याद रखना होगा। देन इंटरवेंशन,
अगर डिहाइड्रेशन है तो आपको क्या करना होगा कि जो भी उसका कॉज है पहले उसको एलिमिनेट करो, वाइटल्स चेक करो, वेट मॉनिटरिंग करो, जो भी असेसमेंट फाइंडिंग्स है वो चेक करो, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, इनटेक आउटपुट कैसा है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा है, स्किन कैसी है, वो सब आपने असेस कर लिया, फिर ट्रीटमेंट पर फोकस करो। ट्रीटमेंट दो टाइप की है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो यू कैन गिव ओरल फ्लूइड्स, ओरल फ्लूइड से बात नहीं बन रही है देन यू कैन स्विच टू द आईवी फ्लूइड्स। बट अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप ओरली कुछ नहीं दोगे, उसको एनपीओ कर दोगे एंड सिर्फ आईवी से ही उसका रिहाइड्रेशन करोगे। एंड अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत सीवियर हो गया है तो अगर आपको पोटेशियम देना है, इफ इन केस, चलो सोडियम और वो सब तो फ्लूइड से ही मिल जाएगा, बट अगर आपको पोटेशियम देना है तो उससे पहले किडनी का फंक्शन चेक कर लो, किडनी का फंक्शन अच्छा है फिर ही पोटेशियम दे सकते हो। एंड एनपीओ कब ब्रेक करना है, जब एक बार प्रॉपर रिहाइड्रेशन हो जाए फिर उसके बाद एनपीओ ब्रेक कर सकते हो। फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा हमने, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बेबी की जो बॉडी होती है वो प्रोटीन, स्पेशली जो फिनाइल एलेनिन है जो एक एमिनो एसिड है, एक प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ब्रेक डाउन नहीं कर पाती प्रॉपरली, और उसकी वजह से उसका लेवल बढ़ता रहता है ब्लड में, और उसकी वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। कैसे पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। नॉर्मल लेवल इज 0 to 20 mg, 2 mg/dl। अगर 20 से भी ज्यादा है फिनाइल एलेनिन, इसका मतलब कि वो बेबी या वो चाइल्ड को फिनाइल कीटोन्यूरिया है। हमने उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा था कि चिल्ड्रन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड ओल्डर चिल्ड्रन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर हमने इंटरवेंशन देखा था कि पहले तो प्रॉपरली स्क्रीनिंग कर देना है, फिर स्क्रीनिंग करते वक्त वो ध्यान रखना है कि उसने एटलीस्ट कुछ खाया हो। अगर आपने 24 आवर्स से पहले फर्स्ट स्क्रीनिंग किया है तो फिर 14 डेज के बाद फिर से करना पड़ेगा। एंड अगर पहला स्क्रीनिंग किया है वो पॉजिटिव आया तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर से भी सेकेंड स्क्रीनिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर फीनल कीटोन्यूरिया है तो क्या ध्यान रखना है, उसका मेन है कि खाना खाने में ध्यान रखना है, दैट इज द की प्राइमरी ट्रीटमेंट। कि जो भी हाई प्रोटीन वाला डाइट है जिसमें फिनाइल एलेनिन है, लाइक मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एस्पार्टिन, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। फूड प्रोडक्ट्स पर रीड करके खाना है। आपको चेक करना है कि बेबी का फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसा है। फॉलो अप पर ध्यान ध्यान ज्यादा देना है, पेरेंट्स को सिखाना है कि फॉलो अप कंटिन्यू रखे एंड उनको लाइक बोलना है कि उससे फ्यूचर चिल्ड्रन में अगर वो कंसीव करते हैं तो उनमें भी रिस्क है। इसके स्पेशल फॉर्मूलाज आते हैं वो भी आप दे सकते हो चाइल्ड को, एंड सोशल सर्विसेज का भी कंसल्ट करवा सकते हो। सो दिस आर द इंटरवेंशंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू।